Hello friends, welcome on Success Keys. Myself Ravina Bishnoi, and today we are discussing chapter 16 of the book Polity by M. Lakshmikant, that is emergency provisions. It is very important topic, emergency, जो आती है part 18 of our constitutions and article 352 to article 360. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रेंड्स. ये भी कई बार प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है कि ये किस पार्ट में आती हैं. तो ये पार्ट 18 ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आती हैं और ये आर्टिकल 352 से 360 के अंदर आती हैं. बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन इमरजेंसी प्रोविजंस को समझना, कैसे ये रिलेट करती हैं, कैसे ये सेंटर स्टेट रिलेशन पे इफेक्ट डालती है. जब हमने सेंटर स्टेट रिलेशन चैप्टर पढ़ा था तो हमने काफ़ी यहाँ पे इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में भी पढ़ा था कि ये इस जब इमरजेंसी लगाई जाती है तो इस सिचुएशंस के अंदर जो सेंटर होता है उसका पूरा कंट्रोल हो जाता है और जो हमारा फेडरल सिस्टम होता है वो यूनिटरी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. तो आज इसको डिटेल में हम स्टडी करेंगे. ये जो प्रोविजंस हैं जिसमें हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ एबनॉर्मल सिचुएशंस के केसेस के अंदर ये प्रोविजंस लागू किए जाते हैं. एंड यहाँ पे इसके पीछे रैशनल क्या है कि ये जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों डाला गया, तो वो इसलिए डाले गए थे कि एमरजेंसी के भी जिस केसेस में फेडरल सिस्टम नहीं रहता, यूनिटरी कैरेक्टर आ जाता है, सेंटर के पास पूरी पावर हो जाती है और हो सकता है कि वो इस पावर का सेंटर उस पावर का गलत भी यूज़ करें, तो भी क्यों डाला गया, वो इसलिए ये डाले गए प्रोविजंस ताकि हमारी देश की एकता, अखंडता, सिक्योरिटी और जो हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो साख है उसको जो सेफ गार्ड किया जा सके, इसलिए ये इमरजेंसी प्रोविजंस डाले गए थे. ठीक है, आगे स्टडी करेंगे कि कैसे ये देश की इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी को बचाते हैं. ड्यूरिंग इमरजेंसी हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फुल कंट्रोल हो जाता है एंड ये फेडरल सिस्टम को यूनिटरी सिस्टम में कन्वर्ट कर जाता है जिसमें एक ही सत्ता, मतलब जो बोलते हैं ना टोटलिटेरियन स्टेट, जैसे बोलते हैं ना तानाशाह राज्य जो सेंटर का, उस तरह से मतलब इसको प्रोनाउंसिएशन ऐसी दी जाती है कि ऐसा हो जाता है उस केस के अंदर. बट फंक्शन अगर प्रॉपरली किया जाए तो ये बहुत ही ज़रूरी भी है सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को बनाए रखने के लिए. इस काइंड की जो ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है पॉलिटिकल सिस्टम में, जो फेडरल, जो नॉर्मल टाइम्स में तो फेडरल ही रहता है हमारा सिस्टम, बट इन कंडीशंस के अंदर हम यूनिटरी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. इस कंटेक्स्ट में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, जिन्होंने ये हमारा संविधान बनाया, मतलब बनाया तो बहुत लोगों ने मिलकर, पर इनका एक मेजर पार्ट था, उनके अंदर काफ़ी बड़ा रोल था इनका B.R. अम्बेडकर जी का. तो इन्होंने ये बोला कि ठीक है, ऑल फेडरल सिस्टम, जैसे अगर हम अमेरिका का भी देखें तो वो एक टाइट मोल्ड में है, मतलब कि एक बार फेडरल हो गए तो हो गए, कभी भी अभी इस सिस्टम में कोई भी चेंज होने वाला नहीं है. एक टाइट मोल्ड के अंदर होते हैं, कैसी भी सिचुएशंस आए ये अपनी शेप नहीं बदलते हैं. कभी भी अमेरिका का सिस्टम यूनिटरी नहीं हो सकता. इसकी वजह पे अगर हम इंडिया का देखें तो हम यूनिटरी और फेडरल कैरेक्टर दोनों ही हैं. जैसे कि हम फेडरल नॉर्मल सिचुएशन में रहते हैं और यूनिटरी हो जाते हैं जब कोई भी इमरजेंसी आती है. किसके लिए, किस चीज़ के लिए होती है, ताकि हमारे देश की सिक्योरिटी है वो बनी रहे. कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी के बारे में लिखा गया है. सबसे पहली जो इमरजेंसी आती है जिसे बोला जाता है नेशनल इमरजेंसी, ये लगाई जाती है आर्टिकल 352 के अंडर और इसे नेशनल इमरजेंसी बोला जाता है. और इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में एम्प्लॉय है, क्या लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी टू डिनोट द इमरजेंसी ऑफ इस टाइप. जैसे बाकी जो इमरजेंसी है उनको इतना इमरजेंसी नहीं लिखा गया, पर इसको कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल इमरजेंसी जो लगाया जाता है उसमें यहाँ पे लिखा गया है. अब ये प्रोक्लेम का मतलब क्या हुआ? प्रोक्लेम मतलब घोषणा करना, इमरजेंसी की घोषणा करना. जैसे हम देखते हैं कि बहुत बार दिखाया जाता है जो इमरजेंसी प्रोविजंस लगाए गए थे 1975 में इंदिरा गांधी के टाइम में, तो उन्होंने बोला कि इमरजेंसी अभी देशवासियों की इमरजेंसी इस समय से लागू हो जाती है. ठीक है, तो मतलब वो प्रोक्लेम करना, इमरजेंसी की घोषणा करना रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से. जैसे अभी हम देखते हैं कि मोदी जी यहाँ पे घोषणा करते हैं कि लॉकडाउन पार्ट 1 आ गया, 2 आ गया,
नंबर 3 आ गया। तो ये घोषणा की जाती है कि दूरदर्शन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, ठीक है, टीवी के माध्यम से तो ये की जाती है। तो यहाँ पे इमरजेंसी की घोषणा की जाती है। एमरजेंसी ड्यू टू द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड इमरजेंसी आती है जो आती है आर्टिकल 356 के अंडर, और ये तब आती है जब यहाँ पे लागू की जाती है इमरजेंसी जब यहाँ पे फेलियर हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का स्टेट के अंदर, ठीक है। तो पॉपुलरली इसे बोला जाता है प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसके दो अलग नाम भी हैं जैसे कि स्टेट इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे इमरजेंसी का वर्ड नहीं लिखा गया है। यहाँ पे लिखा है कि ये प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे आता है अंडर आर्टिकल 356 जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है फेलियर हो जाती है तो प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे लागू हो जाता है, और इससे कॉमनली बोला जाता है स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी उस केस के अंदर जब स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी काम करने के लायक नहीं रहते, या अब आगे देखेंगे कि आगे इनको डिफाइन करेंगे कैसे होती हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी वर्क नहीं कर पाती। नेक्स्ट आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये उस केस में होती है जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब पैसे की कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम हो, कुछ उसके ऊपर डर मंडरा रहा हो, खतरा मंडरा रहा हो, तो उस केस के अंदर हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर आर्टिकल 360 के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है, जो अभी तक कभी भी नहीं लगाई गई है। चाहे हम 1991 के काफ़ी यहाँ पे बैकड्रॉप में थे, काफ़ी यहाँ पे घाटा था इंडिया की फाइनेंस को, बट फिर भी यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई, तो अभी तक कभी भी नहीं लगी है। स्टेट इमरजेंसी तो 100 ऑफ टाइम्स लग चुकी हैं, और नेशनल इमरजेंसी भी देखेंगे आगे कितनी बार लग चुकी है, 3 टाइम्स अराउंड। तो नेशनल इमरजेंसी के बारे में हम फर्स्ट स्टडी करते हैं। अब स्टार्ट होते हैं कि ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन, कब इसे डिक्लेयर किया जाता है, क्यों डिक्लेयर किया जाता है, किस रीज़न, किस बयां पे ये नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। तो आर्टिकल 352 के अंदर प्रेसिडेंट यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं नेशनल इमरजेंसी जब सिक्योरिटी ऑफ इंडिया या पूरा इंडिया या फिर उसके कुछ पार्ट को यहाँ पे खतरा मंडरा रहा हो, किसका, वार हो सकती हैं, युद्ध हो सकता है, एक्सटर्नल एग्रेशन बाहरी कोई आक्रमण, हमला, या आर्म्ड रेबेलियन। पहले यहाँ पे आर्म्ड रेबेलियन की जगह थी इंटरनल डिस्टर्बेंस, जिसको हटा के यहाँ पे लेके आया गया आर्म्ड रेबेलियन। तो पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस, जैसे हम देखते हैं कि 1975 के अंदर इंदिरा गांधी के टाइम पे जो इमरजेंसी लगाई गई थी नेशनल इमरजेंसी, उसका बेसिस था इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस के केस में कभी इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती, लगानी चाहिए, बिकॉज कि अगर किसी एक पार्ट ऑफ उसके अंदर कुछ पार्ट ऑफ स्टेट या पार्ट ऑफ कंट्री के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रही है इंटरनल डिस्टर्बेंस, तो उसके लिए पूरे देश को सज़ा किस बयां पे दी जाए कि उसके ऊपर नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाए। तो ये इसके बाद में इसको यहाँ पे चेंज करके लिखा गया कि आर्म्ड रेबेलियन, मतलब कि कुछ यहाँ पे जो हम कहते हैं कि एक रेबेलियन, एक लाइक सशस्त्र विद्रोह, मतलब कि विद्रोह किसी एरिया के अंदर हो गया होता है और जिसके अंदर उन्होंने, जो आम जनता है, उन्होंने हथियार भी उठा लिया, तो उस केस में ये इमरजेंसी लगाई जा सकती है। यहाँ पे नोट किया जाए कि प्रेसिडेंट यहाँ पे डिक्लेयर करता है नेशनल इमरजेंसी को इवन बिफोर एक्चुअल एक्रेंस। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट यहाँ पे इमरजेंसी लगा सकता है जब तक कि अभी वार यहाँ पे शुरू भी नहीं हुई, उससे पहले भी प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकता है। अगर वो ये समझे कि हाँ देश को खतरा है, उस केस में वो उससे पहले भी इमरजेंसी लगा सकता है। प्रेसिडेंट यहाँ पे इशू करता है डिफरेंट प्रोक्लेमेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर। अब यहाँ पे अलग अलग प्रोक्लेमेशन भी कर सकता है कि अगर उन्हें डर हो कि यहाँ पे वॉर हो रही है, एक्सटर्नल यहाँ पे एग्रेशन है और आर्म्ड रेबेलियन है या कुछ डेंजर है, तो उस केस में अलग अलग प्रोक्लेमेशन भी की जा सकती है। अगर पहले से भी इशूड हैं तो दोबारा भी प्रोक्लेम किया जा सकता है, जैसे कि हम देखते हैं कि ये जो प्रोविज़न है ऐड किया गया था 1975 के अंदर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले से इमरजेंसी लगी हुई थी 1975 के अंदर, जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी तो ऑलरेडी एक इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी, और फिर उन्होंने दोबारा से इमरजेंसी लगाई और वो इमरजेंसी चली थी 77 तक, तो ये बाद में ऐड किया गया। जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए वार या एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में, तो उससे बोलते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी। जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए आर्म्ड रेबेलियन के केस में, जो देश के किसी हिस्से में कोई कहीं विद्रोह हो रहा हो, तो उस केस में इसे बोलते हैं इंटरनल इमरजेंसी।
प्रोक्लेमेशन जो नेशनल इमरजेंसी की होती है वो पूरी कंट्री के लिए या किसी ओनली अ पार्ट के लिए भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि पूरी कंट्री पे लगाएं, कुछ पार्ट पे भी लगा सकते हैं। 42nd अमेंडमेंट 1976 में अनेबल किया गया कि प्रेसिडेंट लिमिट कर सकता है नेशनल इमरजेंसी को कुछ पार्ट के लिए, ऐसा नहीं कि पूरे देश पे लगाया जाए, कुछ पार्ट पे या कुछ स्टेट के किसी हिस्से में या किसी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में लगाई जा सकती है। तो यहाँ पे ये डाला गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 के अंदर। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है इंटरनल इमरजेंसी, इंटरनल डिस्टर्बेंस एज अ थर्ड ग्राउंड। यहाँ पे हमने देखा था ना कि पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस था जिसके यहाँ पे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, पर उसके बाद में इसको चेंज करके यहाँ पे लेके आया गया कि क्योंकि ये काफ़ी वेग वर्ड था इंटरनल डिस्टर्बेंस, तो वो किसी भी कारण के लिए इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरनल डिफरेंसेस है, डिस्टर्बेंस है, लोगों का हो गया है, लोगों की कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस है, तो क्या चीज़ हो रही है, तो ये काफ़ी वेग यहाँ पे एक्सप्रेशन था, इसको सही तरह से नहीं डिफाइन किया गया। बट इसको 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंदर इसको सब्सटीट्यूट कर दिया विद द वर्ड आर्म्ड रिबेलियन फॉर द इंटरनल डिस्टर्बेंस, की आर्म्ड रिबेलियन होना चाहिए, सशस्त्र कोई विद्रोह, ऐसा नहीं कि कुछ भी यहाँ पे तुम्हारे मुताबिक सरकारें नहीं चल रही हैं तो तुमने वहाँ पे क्या लगा दी, इमरजेंसी लगा दी। दस यहाँ पे इट इज़ नो लॉन्गर पॉसिबल, अब यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी को यहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड के यहाँ पे अब नहीं लगाया जा सकता जो लगाया गया था 1975 के अंदर। प्रेसिडेंट हाउएवर यहाँ पे प्रोक्लेम कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी। अब प्रेसिडेंट प्रोक्लेम तो कर सकते हैं, घोषणा तो कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी की, बट कब कर सकते हैं, जब उनको रिटर्न में रिकमेंडेशन मिली हो, किससे, कैबिनेट से। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को बोला और प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगा दी, जैसे कि इंदिरा गांधी जी के केस में हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने प्रेसिडेंट को बोला और प्रेसिडेंट ने यहाँ पे इमरजेंसी लगा दी। तो या प्लीज़ आपके लिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है कि ठीक है, इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर ने कौन से प्रेसिडेंट को बोला जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, सबको मालूम होगा, बट आप इसका आंसर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो यहाँ पे उनको रिटर्न रिकमेंडेशन मिलनी चाहिए कैबिनेट से, उसके बाद में ही, अब कैबिनेट आपको पता ना कि कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर कुछ मेंबर्स होते हैं जो कैबिनेट रैंक के होते हैं, तो ये रिकमेंड अगर करें तो यहाँ पे उस रिकमेंड करने के बाद में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोल सकता है नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि इमरजेंसी जो डिक्लेयर करेगी ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे करेगी, जैसे कि 1975 के अंदर हुआ था। अब कैबिनेट वॉज इन्फॉर्म्ड फॉर द प्रोक्लेमेशन आफ्टर इट वॉज बी मेड, कि कैबिनेट को यहाँ पे इन्फॉर्म होना चाहिए। जैसे पिछली बार यहाँ पे इंदिरा गांधी के टाइम में कैबिनेट को कुछ पता ही नहीं था, इमरजेंसी लगने के बाद में कैबिनेट मेंबर्स को पता चला था कि इमरजेंसी लग चुकी है। प्रोक्लेम्ड वाज मेड, ऐसा नहीं है कि उनको यहाँ पे बाद में पता चले। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1975, अब ये सोच रहे होंगे कि ये क्या है, फेट अकम्पली। इसका मतलब ये हुआ कि पहले इमरजेंसी लग गई, अब कैबिनेट को पता चले तो फिर उसका क्या मतलब बनता है, ठीक है, तो इसलिए उनको पहले से ही पता होना चाहिए और उनकी रिकमेंडेशन से ही इमरजेंसी लगाई जाती है। 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 जब इंट्रोड्यूस्ड हुआ तो यहाँ पे सेफ गार्ड के लिए कि कैबिनेट की रिकमेंडेशन से इसको यहाँ पे ऐड किया गया। 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 में यहाँ पे मेड दैट डिक्लेरेशन जो होती है नेशनल इमरजेंसी की, ये उसका कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, यहाँ पे ये ऐड किया गया था। बट ऐसा नहीं, मतलब अगर इमरजेंसी लगा दी गई है प्रेसिडेंट के द्वारा तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट उसके ऊपर सवालिया निशान नहीं लगा सकता कि आपने किस बयां पे ये इमरजेंसी लगाई है, हमें रीजंस उसके कुछ नहीं पूछ सकता। बट यहाँ पे 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इस प्रोविज़न को हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया। फर्दर हम देखते हैं मिनर्वा व्हील केस के अंदर 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे हेल्ड किया कि जो नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है उसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट के अंदर और पता किया जा सकता है कि क्या वो ग्राउंड विजिबल ग्राउंड थे या अपनी मर्जी से मन मुताबिक उन्होंने लगा दी, और यहाँ पे क्या वो इर्रेलेवेंट फैक्ट थे, अब्सर्व्ड थी, मतलब कि कुछ मतलब ही नहीं निकला था, लगानी नहीं चाहिए थी। तो ये इस यहाँ पे क्वेश्चन किए जा सकते हैं सरकार से जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। अब दिमाग में उठ रहा होगा ये मिनर्वा मील केस क्या है, तो ये जो मिनर्वा मील केस है फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे पिछली बार
हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस मैंने आपके साथ स्टडी किया था, आपको शायद याद होगा, SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट था ये, इसके बारे में हमने स्टडी किया था अबाउट द प्रेसिडेंट रूल। यहाँ पे ये जो वाला जो केस है मिनर्वा वेल की केस है, इसके बाद में काफ़ी इम्पॉर्टेंट था ये केस, जिसके बाद में कि एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इसमें ऐड किया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको अमेंडमेंट करके बदला नहीं जा सकता। ठीक है, तो इस केस में ऐसा क्या हुआ था, मिनर्वा मिल जो है यहाँ पे ये एक मिल थी, जैसे कि नाम हो रहा है मिल, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी कर्नाटका के अंदर, ये सिल्क के कपड़े बनाती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगा कि ये एक सिक इंडस्ट्री, मतलब ये घाटे के अंदर जा रही है, और उन्होंने इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 के तहत एक डिटेल रिपोर्ट मांगी। एक डिटेल रिपोर्ट दी गई 1971 के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड को बोला कि आप इस मिल को टेक ओवर कर लीजिए, मिनर्वा मिल्स को, और यहाँ पे उसको टेक ओवर कर लिया गया। अब कहाँ पे, प्राइवेट इंडस्ट्रीज और उसका नेशनलाइजेशन करके कि भैया घाटे की है, और उसको मिला लिया गया सरकार के अंदर। क्योंकि कैसे मिला लिया गया, क्योंकि अर्लियर में 39th अमेंडमेंट एक्ट 1975 के अंदर जो नेशनलाइजेशन एक्ट है 1974, उसको 9th शेड्यूल के अंदर डाल दिया गया था। ठीक है, 9th शेड्यूल के अंदर डालना मतलब कि अब इसके अंडर बनाए गए किसी भी इसमें आए गए कोई भी कानून के ऊपर जो कोर्ट है वो कोई भी सवालिया निशान नहीं, मतलब उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने नेशनलाइजेशन को डाल दिया 1974 के अंदर। अब घाटा किसका हो गया, मिनर्वा मिल्स का। तो वो गए, अब कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। तो यहाँ पे 1992 ये जो वर्डिक्ट है यहाँ पे इनके लिए जो वर्डिक्ट है मिनर्वा मिल्स को यहाँ पे डिसाइड किया गया, वर्डिक्ट दिया गया 31 जुलाई 1980 के अंदर। डिसेंट था इसका PN भगवती जी, कोर्ट के अंदर जज थे, और इन्होंने इवॉल्व किया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे इन्होंने, कोर्ट ने क्या रूल किया कि पार्लियामेंट के पास जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के पास लिमिटेड है। ठीक है, पार्लियामेंट के पावर पास लिमिटेड है, इसका मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंट एक्सरसाइज करे इस लिमिटेड पावर को अनलिमिटेड पावर में, कि उनके पास पावर लिमिटेड है, वो लिखी हुई पावर है, आप अपनी मर्जी से कैसे अपनी पावर का मिसयूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, अमेंड करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको डिस्ट्रॉय ही कर दें। ठीक है, पावर टू अमेंड इज़ नॉट पावर टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। तो अमेंड कर सकते हैं किसी आर्टिकल को, अमेंडमेंट लेके आ सकते हैं, पर अमेंडमेंट लेके आके, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने अमेंडमेंट करा था, जो मैंने आपको बता रही हूँ कि 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इन्होंने जो नेशनलाइजेशन को 9th शेड्यूल के अंदर डाल दिया, और उसके बाद में इसको बोला कि इसका कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, और उसके बाद में जो मिल्स हैं उसको नेशनलाइज कर दिया था। ऐसे कैसे कर सकते हैं आपने। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि इसके बाद में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे डाला गया कि कुछ एक बेसिक स्ट्रक्चर भी होगा कि जिन पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन को आप चेंजेस नहीं कर सकते। बाकी पिछले हमने जो चैप्टर पढ़े थे उसमें हमने बेसिक स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से स्टडी किया हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो आप उसको चैप्टर 11 में जाके देख सकते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कि जिनको चेंजेस नहीं किया जा सकता है। यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इफेक्टिव एक्सेस ऑफ जस्टिस, इन सारे, मतलब इसके अलावा 20 अराउंड ये एलिमेंट्स हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि ये केस में जो वर्डिक्ट था काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। बेसिक स्ट्रक्चर इन्होंने यहाँ पे इवॉल्व किया। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन। तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड इसका पार्लियामेंट से कैसे अप्रूवल मिलता है इमरजेंसी को, और कितने टाइम तक ये इमरजेंसी लगाई जा सकती है। इमरजेंसी जो अप्रूव्ड होनी चाहिए दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से 1 महीने के अंदर अंदर, जिस दिन से वो इशू हुई है,
ओरिजिनली पीरियड तो इसका 2 महीने था, बाद में इसको कम कर दिया गया। किससे? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से। हाउएवर जो प्रोक्लेमेशन जो इमरजेंसी है वो इशूड होती है एट अ टाइम जब लोकसभा अगर अगर इमरजेंसी तब प्रोक्लेम की गई हो जब लोकसभा उस टाइम पे डिसॉल्व हो गई हो या डिसोल्यूट हो गई हो लोकसभा ड्यूरिंग द पीरियड, तो 1 महीने के अंदर फॉर द पीरियड ऑफ 1 मंथ विदाउट अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन देन द प्रोक्लेमेशन सर्वाइज। मतलब कि जो ये पीरियड इनको 1 महीने का मिला था जिनसे इनको अप्रूव्ड होके आना था दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में, और उसी टाइम के बीच में लोकसभा यहाँ पे डिसॉल्व हो गई, तो क्या होगा? तो ऐसा होगा कि ये जो प्रोक्लेमेशन है, जो ये घोषणा की गई है, ये 30 दिन तक रहेगी अंटिल 30 डेज, जब फर्स्ट सिटिंग हुई थी जो लोकसभा की आफ्टर इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन। जब दोबारा लोकसभा यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूट होके आएगी तो उसके बाद में 30 दिनों तक ये रहेगी। उसी टाइम पीरियड के बीच में यहाँ पे राज्यसभा से ये अप्रूव्ड हो जानी चाहिए। अगर अप्रूव्ड हो जाती है दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से तो इमरजेंसी लागू रहती है 6 महीनों तक। उसके बाद में इसको इनडेफिनेट पीरियड, मतलब इसको कितने भी सालों तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं, बस आपको हर एक 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट से इसे अप्रूव कराना पड़ेगा। ये जो प्रोविजन है कि इसको मतलब पीरियोडिकली हर एक 6 महीने के बाद में पार्लियामेंट से अप्रूव करवाना पड़ेगा, ये अमेंडमेंट द्वारा डाला गया था 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978। उससे पहले तो एक बार अप्रूव्ड होने के बाद में ये चलती रहती थी जब तक कि यहाँ पे कैबिनेट चाहे, तब तक ये चलती रहती थी। देखते हैं हम कि 4-4 5-5 सालों तक इमरजेंसी चल रही है, उसके बीच में दोबारा दूसरी भी प्रोक्लेम होगी और वो भी चल रही है, ठीक है। हाउएवर अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, टेक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ, इसी 6 महीने के अंदर जो टाइम पीरियड मतलब 6 महीने के टाइम पीरियड में लोकसभा दोबारा से यहाँ पे डिसॉल्व हो जाए विदाउट अप्रूविंग फर्दर, अगर आगे कंटिन्यूएंस के लिए अप्रूव नहीं किया और उससे पहले ही डिसॉल्व हो जाए, तो प्रोक्लेमेशन फिर 30 दिनों तक चलती है फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा आफ्टर इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन, प्रोवाइडेड यहाँ पे राज्यसभा के साथ में मेन टाइम में ये अप्रूव्ड हो जानी चाहिए। एवरी रेजोल्यूशन जो यहाँ पे अप्रूव्ड करता है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, जो भी रेजोल्यूशन लोकसभा राज्यसभा में लाया जाता है इमरजेंसी को अप्रूव्ड करवाने के लिए, तो उसे दोनों हाउसेज से स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना पड़ता है। तो यहाँ पे याद रखना फ्रेंड, नेशनल इमरजेंसी में स्पेशल मेजॉरिटी लगेगी। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है कि मेजॉरिटी जो होती है टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, जितने भी मेंबर्स हैं उस हाउस में 550 हैं या 245 हैं, उनमें से उनका मेजॉरिटी होनी चाहिए, मतलब आधे से ज़्यादा। एंड जो मेजॉरिटी आए वो नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये जो स्पेशल मेजॉरिटी है इसको इंट्रोड्यूस किया था 44th अमेंडमेंट 1978 के साथ। प्रीवियसली पहले तो इसे सिंपल मेजॉरिटी से ही पास कर दिया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन। अब एक बार लग चुकी है इमरजेंसी, अब दोबारा से इसको ख़त्म किया कैसे जा सके, तो इसको रिवोक्ड कर सकता है प्रेसिडेंट कभी भी एक दोबारा घोषणा करके, और इसको ख़त्म कर सकता है। ये जो प्रोक्लेमेशन है इसको कोई पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए। फर्दर प्रेसिडेंट यहाँ पे रिवोक कर सकता है प्रोक्लेमेशन को अगर लोकसभा में कोई रेजोल्यूशन पास किया जाए कि इसकी कंटिन्यूएशन को बस अब मतलब रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग, मतलब आगे इसको कंटिन्यू नहीं किया जाए और इसको ख़त्म कर दिया जाए, तो लोकसभा में अगर ये रेजोल्यूशन आता है तो प्रेसिडेंट इसे ख़त्म करने की घोषणा कर सकता है। अगेन ये जो सेफ गार्ड है इसको भी डाला गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंदर। उससे पहले तो सिर्फ प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से ही जब चाहे से ख़त्म कर सकता था, लोकसभा का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, अब आप देख सकते हैं कि हर जगह 44 है। पहले 42nd लेके आए थे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिससे बोला जाता है, इंदिरा गांधी जी ने बहुत ज़्यादा चेंज किया, और उसके बाद में जब जनता दल की गवर्नमेंट आई थी उन्होंने 44th अमेंडमेंट एक्ट किए। इसको भी इसमें भी बहुत सारे जो इंदिरा गांधी जी ने गलत कुछ डाला था, अलग अलग अपनी मर्जी से कुछ अमेंडमेंट करे थे, उसको यहाँ पे इन्होंने ख़त्म किया, कुछ में चेंजेस किया, और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में भी काफ़ी सारे चेंजेस किए थे। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंदर ये भी प्रोवाइडेड है कि वेयर 1/10 ऑफ अ टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा गिवन अ रिटर्न नोटिस, अगर 1/10 ऑफ जो टोटल मेंबर है लोकसभा वो एक रिटर्न नोटिस दे दें स्पीकर को
एंड एक स्पेशल सिटिंग बुला दें 14 दिनों के अंदर, जिससे कि यहाँ पे रेजोल्यूशन पास किया जाए कि यहाँ पे इमरजेंसी को ख़त्म कर दिया जाए। तो उस केस में भी ऐसा हो सकता है। रेजोल्यूशन ऑफ डिसअप्रूवल ये डिफरेंट होता है रेजोल्यूशन ऑफ अप्रूविंग कंटिन्यूएशन ऑफ अ प्रोक्लेमेशन इन अ डिफरेंट टू रिस्पेक्ट। अब यहाँ पे एक तो जो रेजोल्यूशन पास किया जाता है डिसअप्रूवल करने के लिए, और एक जो रेजोल्यूशन लेके आते हैं लोकसभा के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें अप्रूव किया जाता है कंटिन्यूएशन की, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से अलग अलग हैं। वो किससे कैसे हैं कि जो अगर डिसअप्रूवल के लिए चाहते हैं उसके अंदर फर्स्ट वन को रिक्वायर्ड पास्ड बाय द लोकसभा, वो सिर्फ लोकसभा से ही पास्ड होना चाहिए। दूसरे के लिए दोनों हाउसेज, मतलब एक लगाने के लिए दोनों हाउसेज में पास होना चाहिए, और हटाने के लिए सिर्फ लोकसभा ही हटा सकता है। फर्स्ट वन को अडॉप्ट किया जाता है सिंपल मेजॉरिटी से, मतलब कि जब हटा रहे हैं तो सिंपल मेजॉरिटी वाले लोग ही बता दें तो ठीक है, तो भी वो हट जाती है, और अगर सेकेंड के लिए चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अब नेशनल इमरजेंसी से पूरे देश पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, तो सेंटर स्टेट रिलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, लोकसभा और स्टेट असेंबली की लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और फंडामेंटल राइट्स जो आम जनता के पास होते हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशंस के अंदर यहाँ पे हम देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमने पिछले स्टडी कर लिया था इमरजेंसी में एग्जीक्यूटिव पे क्या इफेक्ट करता है, कि अब सारी पावर जो एग्जीक्यूटिव की पावर है, जो पूरी सत्ता है किसके हाथ में आ जाती है, सेंटर के हाथ में, और वो अपनी पावर अपनी मर्जी से एक्सरसाइज करता है। नॉर्मल टाइम्स में हम देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्शंस दी जाती हैं कुछ स्पेसिफाइड मैटर के लिए दी जाती हैं स्टेट्स को, बट यहाँ पे तो अब सारा काम कौन करेगा, सेंटर करता है। हर एक मैटर पे वो यहाँ पे डायरेक्शंस दे सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इस टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट जो होती है कंप्लीट कंट्रोल के अंदर आ जाती है सेंटर में। नेक्स्ट आता है लेजिस्लेटिव। तो लेजिस्लेटिव के अंदर हम देखते हैं कि नेशनल इमरजेंसी में पार्लियामेंट के पास पावर आती है कि वो कानून बना सकते हैं किसी भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे। साथ ही साथ लेजिस्लेटिव पावर जो होती है स्टेट लेजिस्लेचर की, ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट कानून बना रही है स्टेट लिस्ट पे तो अब ये जो स्टेट के अंदर जो लेजिस्लेचर है वो खत्म कर दिया गया, नहीं, वो तो चल रहा है, चलता रहता है, साइड वाइज कंकरेंटली वो चलता है, बट यहाँ पे पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है कि वो बना सकता है, ठीक है। 10 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो लेजिस्लेटिव पावर के अंदर होती हैं जो सेंटर और स्टेट के अंदर, वो सस्पेंड हो जाती हैं। 2 स्टेट लेजिस्लेचर नॉट सस्पेंड, स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड नहीं होती, पर जो नॉर्मल इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की स्टेट लिस्ट पे ये बना रहे हैं, कंकरेंट लिस्ट पे ये बना रहे हैं, जो यूनियन लिस्ट पे ये बना रहे हैं, अब वो कुछ भी फर्क नहीं रहता, सेंटर का जो मना है जिस पे भी यहाँ पे कानून स्टेट के लिए कुछ भी कानून बना सकते हैं। 10 जो लॉ पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर नेशनल इमरजेंसी के टाइम, वो इनऑपरेटिव हो जाते हैं आफ्टर द इमरजेंसी सीज टू बी ऑपरेट, मतलब वो 6 महीने के बाद में वो जो कानून पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं नेशनल इमरजेंसी में स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे, वो इनऑपरेटिव हो जाते हैं, कोई उनका वैल्यू नहीं रह जाती, वो इनऑपरेटिव हो जाते हैं 6 मंथ्स के बाद में जब इमरजेंसी खत्म हो जाती है। नोटेबली जब प्रोक्लेमेशन होती है नेशनल इमरजेंसी की ऑपरेशन में चलती है तो प्रेसिडेंट कुछ ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकते हैं, ठीक है। जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो उस केस में अगर लोकसभा राज्यसभा की सिटिंग्स नहीं हो रही हो तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकते हैं स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर, अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। फर्दर पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है and impose duties upon the center or its officer in respect of a matter outside the union list। तो outside the union list की भी पावर उनके पास होती है पार्लियामेंट के इन केस ऑफ एमरजेंसी, in order to carry out laws made by it under the extended jurisdiction as a result of proclamation of national emergency। मतलब कि पार्लियामेंट अपने जो ऑफिसर्स हैं जो सेंटर के अंदर कार्य कर रहे हैं उनको यहाँ पे ये पावर दे सकती है कि आप कानून बनाइए आउटसाइड अवर जुरिस्डिक्शन, मतलब आप स्टेट लिस्ट के ऊपर बनाइए क्योंकि अभी नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट। अब यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ये बोला गया कि ये जो 2 कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो हमने पढ़े ऊपर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के केस में, ये जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं जब इमरजेंसी चल रही है ये नहीं होता कि किसी एक स्टेट के लिए होते हैं, ये जो ऑपरेशन में जहाँ पे मतलब इमरजेंसी ऑपरेट हो रही है ये सभी एनी अदर स्टेट के लिए भी यही कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल पे। जब प्रोक्लेमेशन होती है नेशनल इमरजेंसी तो प्रेसिडेंट यहाँ पे मॉडिफाई कर सकता है जो
अभी हम देखते हैं ना कि जो डिवोल्यूशन कितना कितना होता है यहाँ पे टैक्सेस का, तो उसको चेंज कर सकता है। अब जैसे 42% बोल दिया भैया फाइनेंस कमीशन में, तो कोई ज़रूरी नहीं है 42 से कम कर सकता है, ज़्यादा कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रिड्यूस कर सकता है ट्रांसफ़र ऑफ फाइनेंसेस को सेंटर टू द स्टेट में, या फिर ये जो मॉडिफिकेशन यहाँ पे इस टाइम पे की जो जाती है फाइनेंशियल रिसोर्सेज के अंदर, ये पूरे साल के एंड तक, उसी साल के एंड तक चलती रहती हैं, जो भी चेंजेस किए जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ऑल्सो एवरी सच ऑर्डर ऑफ ए प्रेजिडेंट हैज़ टू बी लेड बिफोर बोथ। अब यहाँ पे अगर प्रेजिडेंट के द्वारा ये जो ऑर्डर दिए जाते हैं कि ये जो चेंजेस लाए जाएंगे, तो ये इनको भी बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है, ठीक है। तो जो भी चेंजेस इन द फाइनेंसेज या ट्रांसफर ऑफ फाइनेंसेज में जो चेंज किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ लोकसभा एंड से। अब जो लोकसभा की लाइफ पे और स्टेट असेंबली की लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ता है। जब नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन के अंदर होती हैं, तो लोकसभा की लाइफ जो है वो बढ़ जाती है अपनी नॉर्मल टर्म 5 ईयर होती है, उससे ज़्यादा इनकी टर्म बढ़ जाती है बाय अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम 1 ईयर। एक कानून पारित करके वो 1 साल की टर्म उनकी बढ़ जाती है। हाउएवर ये एक्सटेंशन जो है कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर इमरजेंसी। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा 1 साल बढ़ेगी, अभी इमरजेंसी ख़त्म हो गई है, तो ये जो टर्म है आफ्टर 6 मंथ्स, ये जो है इनका जो टर्म है वो ख़त्म हो जाएगी। ये एक्सटेंशन ये नहीं थी कि कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड द 6 मंथ आफ्टर द इमरजेंसी हैज़ सीज टू ऑपरेट। जब इमरजेंसी ख़त्म हो जाती है उसके 6 महीने तक मतलब वो रह सकते हैं, उसके बाद में हो सकता है कि नई इलेक्शन करवा जाए और दूसरी लोकसभा आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर टर्म ऑफ 5th लोकसभा, जैसे कि हम देखते हैं कि टर्म्स ऑफ 5th लोकसभा कितनी थी, 1971 से लेकर 1977 तक थी, और ये 2 बार एक्सटेंड करवाई थी इन्होंने इमरजेंसी, 2 बार इनकी टर्म इंक्रीज हुई थी बाय 1 ईयर एट टाइम। सिमिलरली पार्लियामेंट एक्सटेंड करती है द नॉर्मल टेन्योर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पे पार्लियामेंट एक्सटेंड कर सकती है टेन्योर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो नॉर्मली 5 ईयर होता है, उसको भी 1 साल ईच टाइम के लिए, दोनों के लिए सेम ही बात है, 1 साल ईच टाइम के लिए वो एक्सटेंड कर सकते हैं। बस यहाँ पे मैक्सिमम पीरियड 6 मंथ आफ्टर द, उसके बाद में ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी, वही बात कि 6 मंथ्स के बाद में मैक्सिमम पीरियड होता है, 6 मंथ्स इमरजेंसी के बाद में ये भी सीज हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। आर्टिकल 358 और 359 बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को जानने के लिए, जो डिस्क्राइब करते हैं कि नेशनल इमरजेंसी क्या इफेक्ट डालती है फंडामेंटल राइट्स में। आर्टिकल 358 डील करता है कि ये जो है नेशनल इमरजेंसी के टाइम में फंडामेंटल राइट होते हैं वो पूरी तरह से छीन लिए जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, जो आर्टिकल 19 के अंदर लिखे गए हैं। जो आर्टिकल 19 के अंदर हमें डिफरेंट राइट्स दिए गए हैं, राइट टू फ्रीडम, और ये जो डिफरेंट राइट्स दिए गए हैं जितने भी, वो सारे यहाँ पे सस्पेंड हो जाते हैं। तो अगर आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल राइट्स, तो यहाँ पे आपको बताऊंगे कि आर्टिकल 19 में कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं। राइट टू फ्रीडम, राइट टू मूव, राइट टू टेक एनी ऑक्यूपेशन, तो और तो ये आप पढ़ सकते हैं उसमें। वाइल आर्टिकल 359 डील करता है कि ये सस्पेंड होती हैं अदर फंडामेंटल राइट्स एक्सपेक्ट, जो 20 और 21 को छोड़ के बाकी जो और फंडामेंटल राइट्स अब 2021 में राइट टू लाइफ, एंड यहाँ पे जो हमें 20 के अंदर जो 20 के अंदर जो प्रोटेक्शंस दी जाती हैं कन्विक्शन के टाइम पे, और 21 में राइट टू लाइफ है, ठीक है, पर्सनल लिबर्टी है, ये सस्पेंड नहीं होते, बाकी अदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। अब ये दोनों प्रोविजंस को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 का क्या मतलब हुआ। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 358 यहाँ पे ये लिखा गया है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो जो 6 फंडामेंटल राइट्स दी गई हैं आर्टिकल 90 में ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती हैं, ठीक है। पहली बात तो इमरजेंसी लगाई है, वो मूव करना तो वैसे ही नहीं होता कोई, और ये जो है जो यहाँ पे यूनाइट होना या कुछ करना वो भी नहीं हो पाता। तो यहाँ पे 19 के अंदर हमें जो दी गई हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू असेंबल पीसफुली, फॉर्म एसोसिएशन, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी, रिसाइड एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ये सारी जो राइट है 19 के अंदर दी गई हैं, तो ये वाली जो है सस्पेंड हो जाती हैं। अब नो सेपरेट, अब ये जो चीज़ें इन्होंने बोला कि ये नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे ये चीज़ें सस्पेंड हो जाती हैं,
मीन्स मूव फ्रीली करने वाली बात, स्पीच करना, कोई भाषणबाजी करना, ये उस टाइम पे नहीं हो जाता। तो ये चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती हैं। इनके लिए कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं देना पड़ता कि ये सस्पेंड हो गई हैं, नेशनल इमरजेंसी लगी कि ये सस्पेंड हो गई। नेक्स्ट आता है कि वाइल जब प्रोक्लेमेशन होती है नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन के अंदर होती हैं, तो स्टेट यहाँ पे फ्री होती है रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द आर्टिकल 19 के अंदर। तो स्टेट्स भी यहाँ पे फ्री, उनकी जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं आर्टिकल 19 के अंदर उनके लिए फ्री होती है कि ये कोई रेस्ट्रिक्शन। अब रेस्ट्रिक्शन कौन कौन से लगाए जाते हैं, जैसे कि जो फर्स्ट वाला था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो, तो उसमें ये रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है कि ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी बोल लो। हमें रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है कि जो ग्राउंड्स क्या है, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की जो है बनी रहनी चाहिए, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट बनी चाहिए, फ्रेंडली रिलेशन रहने चाहिए। एक जो हमें फ्रीडम मिलती है 19 के अंदर कि फ्रीडम टू असेंबल हो सकते हैं, बट ये नहीं है कि हमें ट्रैफिक का ध्यान हो, मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक इन एरिया कंसर्न वो भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये जो चीज़ें, जो रिस्ट्रिक्शन जो यहाँ पे लगाई जाती है, स्टेट यहाँ पे फ्रीड हो जाती है। अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि स्टेट यहाँ पे कोई भी कानून बना सकती है, कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सकती है इन जो फंडामेंटल राइट्स को लेने के लिए, छीनने के लिए, ठीक है। अगर कोई भी यहाँ पे कानून एग्जीक्यूटिव इलेक्शन कैन नॉट चैलेंज ऑन द ग्राउंड, अब यहाँ पे इस टाइम के, इस नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, मतलब कि कहीं पे कोई भाषणबाजी कर रहा है, उसको उठा के लेके जा रहे हैं या उसको कुछ, उसके लिए कुछ कानून बना रहे हैं, तो उस टाइम पे जो बनाए गए कानून है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट के अंदर कि भाई आपने ये फंडामेंटल राइट छीन लिए इनके। व्हेन नेशनल इमरजेंसी यहाँ पे जब खत्म हो जाती है तो आर्टिकल 19 अपने आप रिवाइव हो जाता है, वापस लागू हो जाता है। कोई भी कानून इमरजेंसी के टाइम पे जो बनाया जाता है, जो यहाँ पे आर्टिकल 19 के साथ इनकंसिस्टेंट होता है उस टाइम पे, उसको भी सीजेस टू हैव, अब उसका इफेक्ट नहीं रहता। हाउएवर कोई भी यहाँ पे नो रेमेडीज लाइज फॉर एनीथिंग, पर ये बात होती है कि ठीक है इमरजेंसी लगी, लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ, लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ा, बट हम देखते हैं कि कोई भी उसकी कोई मतलब कोई दवा नहीं होती कि इमरजेंसी के टाइम पे जो हुआ उसके बाद में अब आपके लिए, अगर उस टाइम पे आपको मारा पीटा गया तो भैया अब आपको कुछ इनाम दिया जाएगा, नहीं, उसका कोई रेमेडी नहीं होती है इमरजेंसी एक्सपायर होने के बाद में। इसका मतलब ये हुआ कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो इस टाइम पे इमरजेंसी के टाइम पे किए जाते हैं, लिए जाते हैं, उनको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता जब इमरजेंसी खत्म हो जाती है, ठीक है। अब उसके ग्राउंड अगर विजिबल हैं, ग्राउंड्स अगर सही हैं, अब जैसे मान लिया जाए कि अब कोरोना वायरस वाला चल रहा है, मैं एग्जांपल यही ले रही हूँ क्योंकि अब यही चल रहा है। अब ये अगर चल रहा है, इस केस में अगर मान लिया जाए कि आपको ये एक इमरजेंसी टाइप ऑफ सिचुएशन है ये, अब सरकार ने यहाँ पे जैसे बोल रहा है कि कर्फ्यू लगाया हुआ है, तो अगर आप बाहर जा रहे हैं फिर भी डंडे खा के आ रहे हैं, तो अब आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि ये सिचुएशन निकल गई है तो बाद में आप बोलो कि हमें पुलिस ने डंडे मारे तो हम कोर्ट में जाके उनकी कंप्लेंट करके आएंगे, नहीं। सेम ऐसी ही सिचुएशन इमरजेंसी के टाइम पे होती है कि अब जो सरकार ने कानून बनाया बस वही सभी को मान्य होता है। अगर वो नहीं मान रहे हैं तो तुम्हें उसकी यहाँ पे सरकार कोई भी कड़े कदम उस पर उठा सकती है, और बाद में जब ये सिचुएशंस निकल जाती है, इमरजेंसी हट जाते हैं, तो बाद में आप नहीं बोल सकते कि उस पुलिस वाले ने मुझे इतने डंडे मारे थे, ठीक है। तो ये इसको इस हिसाब से ले सकते हो। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने रिस्ट्रिक्ट किया कुछ स्पोक ऑफ आर्टिकल 358 को इन द 2 वेज। फर्स्टली इन्होंने बोला कि जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो आर्टिकल 19 के अंदर दिए गई हैं वो सस्पेंड होती हैं ओनली जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो। नेशनल इमरजेंसी जब मतलब पूरे देश पे संकट आ गिरा हो जैसे अभी है, तो उस केस में ये जो फ्रीडम है वो खत्म होती है। जैसे अभी हमारी आर्टिकल 19 जो है वो हमारी उसके अंदर जो भी फ्रीडम है हमारी बिल्कुल की बिल्कुल सस्पेंडेड हो चुकी है। ना तो हम मूव कर सकते हैं, ना हम कहीं भी इकट्ठे हो सकते हैं, स्पीच कर सकते हैं बस नेशनल मीडिया के ऊपर, मतलब जो हमारा नॉट अ नेशनल मीडिया, जो हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उनके ऊपर हम भी बात कर सकते हैं। हम किसी भी पार्ट में जाके सेटल नहीं हो सकता, अब हम घर पे ही अपने सेटल हैं। और हम कोई प्रोफेशन, अब ये नहीं है कि अपना प्रोफेशन बदल के यहाँ से नौकरी छोड़ के कहीं दूसरे लग रहा है, जहाँ पे हैं वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, ठीक है। तो ये अभी भी हमारी सस्पेंडेड हैं जो फ्रीडम्स है, ना कि इस ग्राउंड पे कि ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, अब जो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन, ना कि आर्म्ड रेबेलियन की ना कि आर्म्ड रेबेलियन जब ग्राउंड हो नेशनल इमरजेंसी का, उस केस में आप आर्टिकल 19 को सस्पेंड नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी बेटर ऑप्शन था। 1975 के इमरजेंसी से इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा था। सेकेंडली, जो लॉज, ओनली दोज लॉज जो रिलेट करते हैं इमरजेंसी के साथ में,
उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा चैलेंज होने से। बाकी किसी भी कानून को चैलेंज होने से नहीं रोका जाएगा कि सरकार ने मन मुताबिक कोई भी कानून निकाल दिया, लोगों पे लागू कर दिया इमरजेंसी में, ऐसा नहीं होगा। ऑल्सो एग्जीक्यूटिव एक्शन जो इस टाइम पे लिए जाते हैं, एक्शन टेकन ओनली अंडर सच लॉ, सिर्फ जो एग्जीक्यूटिव एक्शन इन लॉज के अंदर, मतलब जो इमरजेंसी को प्रोटेक्ट करने के लिए है, तो उनको ही यहाँ पे ये प्रोटेक्ट होंगे, वो एग्जीक्यूटिव एक्शन भी प्रोटेक्ट होंगे उन लॉज के साथ साथ। अदर कोई भी एक्शन जो अनलॉफुल है तो उसको अनलॉफुल ही माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट जो लिखे गए हैं आर्टिकल 359, मतलब अदर फंडामेंटल, आर्टिकल 19 के अंदर आने वाले फंडामेंटल राइट के अलावा भी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो जो सस्पेंड हो जाते हैं उनके बारे में बोला है। जो 2021 को छोड़ के बाकी जो हमारे राइट्स हैं वो सस्पेंड होते हैं, वो कैसे यहाँ पे उसके बारे में लिखा गया। तो यहाँ पे जो हमने देखते हैं कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में हम स्टडी करते हैं फ्रॉम द आर्टिकल दैट इज़ आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 34 अराउंड हम ये स्टडी करते हैं। तो उसके अलावा बाकी के बारे में हम स्टडी करते हैं। आर्टिकल 359 अथोराइज करता है कि प्रेसिडेंट को वो सस्पेंड कर सकता है राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट डू नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के केस में हम फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करवाने के लिए कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 359 में फंडामेंटल राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स एज सच, मतलब एज सच आर नॉट सस्पेंडेड, बट मतलब ये नहीं कि फंडामेंटल राइट ऐसा सस्पेंड हो गए, मतलब फंडामेंटल राइट खत्म हो गए। फंडामेंटल राइट्स तो हैं हमारे पास, बट उनको एनफोर्स करवाने के लिए हम कोर्ट तक नहीं जा सकते, ठीक है। ये जो सेट राइट्स हैं वो रहते हैं, जिंदा रहते हैं, बट इनको लागू करवाने के लिए जो रेमेडीज होती हैं वो सस्पेंड हो जाती हैं। ये जो सस्पेंशन होती हैं एनफोर्समेंट रिलेटेड, मतलब जैसे कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में जब हमने पढ़ा था फ्रेंड्स चैप्टर, तो उसमें यही कहा था चैप्टर 7 में, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप चैप्टर 7 इसके लिए देख सकते हैं। इसमें ये बोला जाता है कि फंडामेंटल राइट्स ये हमारे वो अधिकार है कि अगर हमें नहीं दिए गए हैं तो हम ये कानून का दरवाज़ा खटखटा के इन्हें मांग सकते हैं, हमारे लिए ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो राइट्स हैं वो राइट्स तो रहते हैं, राइट्स तो हैं हमारे पास, ये नहीं कि भी राइट्स हमसे छीन चुके हैं, बस हम उनको एनफोर्स करवाने के लिए सरकार तक नहीं, मतलब कानून तक नहीं, सॉरी जज कोर्ट्स तक नहीं पहुंच सकते हैं। ये जो राइट्स होते हैं वो लाइव रहते हैं, बट इनकी रेमेडीज सस्पेंड हो जाती हैं। जो हम देखते हैं कि रेमेडियल मेजर जो डिफरेंट जो रिट्स लगाई जाती हैं तो वो नहीं लगा सकते हैं। सस्पेंशन जो एनफोर्समेंट रिलेट टू दोज ओनली फंडामेंटल राइट दैट आर स्पेसिफाइड इन द प्रेसिडेंट ऑर्डर। अब यहाँ पे कौन कौन सी राइट्स को सस्पेंड किया जाता है, जो प्रेसिडेंट ऑर्डर के अंदर जो फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करने की बात होती है वही जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड होती हैं। फर्दर द सस्पेंशन कुड बी फॉर द पीरियड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ इमरजेंसी। अब ये जो सस्पेंशन होगी फंडामेंटल राइट्स की वो उसी टाइम पीरियड के लिए होगी जब तक कि इमरजेंसी लागू है, और फॉर अ शॉर्टर पीरियड एज मेंशन इन द ऑर्डर, या उससे भी कम पीरियड के लिए जब तक कि प्रेसिडेंट में ऑर्डर में लिखा गया है। और जो सस्पेंशन होती है मे बी एक्सटेंड टू द होल कंट्री या फिर कुछ पार्ट ऑफ कंट्री के लिए। इट शुड बी लेड बिफोर, और ये जो सस्पेंशन की जाती है मतलब कौन कौन से फंडामेंटल राइट यहाँ पे सस्पेंड करती है, इसे भी पार्लियामेंट के लिए हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने अप्रूवल होने के लिए जाना पड़ता है। जब प्रेसिडेंट ऑर्डर इन्फोर्स होता है तो स्टेट यहाँ पे कैन मेक लॉ और कैन टेक एग्जीक्यूटिव एक्शन। यहाँ पे जब पार्लियामेंट ने ऑर्डर दे दिया कि सस्पेंड कर दीजिए इन राइट्स को, तो यहाँ पे राज्य सरकारें कानून बना के या फिर अपना एग्जीक्यूटिव एक्शन लेके इन फंडामेंटल राइट को ले सकते हैं, छीन सकती हैं। एंड वो जो भी कानून इसके लिए बनाया जाता है उसको यहाँ पे कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता। जब ऑर्डर यहाँ पे जब प्रेसिडेंट का ऑर्डर यहाँ पे सीज टू ऑपरेट, तो ये जो कानून जो बनाए गए थे टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी विद द फेटर, वो भी सीज हो जाते हैं। जो कानून इस टाइम पे बनाए जाते हैं जो फंडामेंटल राइट के अहित के अंदर होते हैं तो उनको भी यहाँ पे सीज हो जाते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं। बट नो रेमेडीज लाइज फॉर, बट वही बात कि कोई भी ऐसा नहीं कि जो उस टाइम पे नुकसान हुआ उसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती आम जनता की। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एक्शन उस टाइम पे लिए गए प्रेसिडेंट ऑर्डर को चलाने के लिए उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता।
अगर ऑर्डर एक्सपायर भी हो गया हो। आर्टिकल 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करता है कि स्कोप ऑफ आर्टिकल 359 इन अ टूज बेस। यहाँ पे अब स्कोप जो थी आर्टिकल 359 की उसको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करता है दोज वेज में। फर्स्टली, प्रेसिडेंट सस्पेंड नहीं कर सकता राइट टू मूव टू द कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट जो गारंटेड है आर्टिकल 20 और 21 में। तो यहाँ पे दो जो राइट्स हैं उनको बचा लिया गया। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे दो को बचा लिया गया कि यहाँ पे आप इनको सस्पेंड नहीं कर सकते। ठीक है, अपनी जान किसी की नहीं ले सकते, और अगर किसी को पकड़ रहे हैं, कुछ उनके साथ किया जाता है, तो अगर वो पुलिस में उसको पूरा हक दिया जाए, अपने को कन्विक्शन अगर किसी का होता है, तो उस केस में ये दोनों राइट्स को आप नहीं छीन सकते। इन अदर वर्ड, राइट टू द प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंसेज एंड राइट टू द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को रिमेन एनफोर्सड, इनके लिए हम कानून तक यहाँ पे कोर्ट में जा सकते हैं इमरजेंसी के टाइम में भी। सेकेंडली, ओनली दोज लॉज विच रिलेटेड विद एमरजेंसी, वो ओनली वही कानून जो इमरजेंसी से रिलेट करते हैं उन्हीं को प्रोटेक्ट किया जाता है कि उनको यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू इनका नहीं किया जाएगा। बाकी और भी कुछ और अगर कानून बनाया जाता है उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है और उन एग्जीक्यूटिव एक्शन का भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है डिस्टिंक्शन बिटवीन 358 एंड 359। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि 358 सिर्फ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 के लिए है, 359 बाकी सभी आर्टिकल्स को है 20 और 21 को छोड़ के, और एक्सटेंड्स टू ऑल दोज फंडामेंटल राइट जिनका इन्फोर्समेंट जो है सस्पेंड किया गया है प्रेसिडेंट ऑर्डर के द्वारा। मतलब बाकी सभी, ऐसा नहीं 2021 के अलावा भी किसी को और को बचा सकता है प्रेसिडेंट, मतलब उन सभी राइट्स के लिए है जो प्रेसिडेंट ऑर्डर में उन्होंने यहाँ पे एनफोर्स या सस्पेंड करवाने के लिए बोला है। आर्टिकल 358 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। ऑन द अदर हैंड 359 जो ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होता, इसके लिए प्रेसिडेंट को यहाँ पे ऑर्डर, यहाँ पे इट ओनली अबाउट प्रेसिडेंट इनको सस्पेंड करवा सकता है ऑर्डर देके। आर्टिकल 358 जो है ऑपरेट होता है ओनली इन केस ऑफ एक्सटर्नल इमरजेंसी, ऑपरेट होता है एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस के अंदर, और इसके दो ही ग्राउंड होते हैं कि वॉर के केस में और एक्सटर्नल एग्रेशन आर्म्ड रिबेलियन के केस में ये नहीं चलता। ठीक है, एंड आर्टिकल 359 ऑन द अदर हैंड ऑपरेट होता है दोनों केस में, एक्सटर्नल इमरजेंसी और इंटरनल इमरजेंसी के केस में भी, आर्म्ड रिबेलियन के केस में भी। आर्टिकल 358 सस्पेंड होता है फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी, पूरी ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी में ये सस्पेंड रहता है। आर्टिकल 359 कुछ टाइम पीरियड प्रेसिडेंट डिसाइड करता है उतने तक ये एक्सटेंड रहता है, मतलब पूरे इमरजेंसी के टाइम पे भी या फिर थोड़े बहुत टाइम के लिए। आर्टिकल 358 एक्सटेंड करता है एंटायर कंट्री के लिए था, आर्टिकल 359 एक्सटेंड करता है एंटायर कंट्री के लिए भी, क्या कुछ पार्ट के लिए भी एक्सटेंड करता है, मतलब प्रेसिडेंट बता सकते हैं यहाँ पे। आर्टिकल 358 सस्पेंड आर्टिकल 19 कंप्लीटली, आर्टिकल 19 को कंप्लीटली सस्पेंड कर देते हैं। आर्टिकल 359 डज नॉट एम्पावर, यहाँ पे कंप्लीटली सस्पेंड मतलब 20 और 21 तो फिर भी बच जाते हैं। आर्टिकल 358 अनेबल्स द स्टेट टू मेक एनी लॉ, यहाँ पे इनके एग्जीक्यूटिव एक्शन के लिए एनी लॉ बना सकते हैं जो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट भी हो अंडर आर्टिकल 19। और वाइल जो 359 के अंदर जो स्टेट यहाँ पे कानून बना सकते हैं, एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सकते हैं फंडामेंटल राइट हुज एनफोर्समेंट, जिन यहाँ पे फंडामेंटल राइट की को यहाँ पे सस्पेंड किया गया प्रेसिडेंट ऑर्डर के द्वारा, उन्हीं के लिए ही सिर्फ कानून बना सकते हैं, ऐसे नहीं कि सभी के लिए बना देंगे। देयर इज ऑल्सो ए सिमिलैरिटी बिटवीन 358 एंड 359, एक सिमिलैरिटीज़ भी हैं, ये इतने सारे डिफरेंस भी हैं, तो सिमिलैरिटी ये हैं कि दोनों यहाँ पे इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है फ्रॉम चैलेंज टू ओनली दोज लॉज विच आर रिलेटेड विद द इमरजेंसी। यहाँ पे सिर्फ उन्हीं कानून को चैलेंज नहीं किया जा सकता जो यहाँ पे इमरजेंसी से रिलेटेड, ऐसे नहीं कि ये दोनों में किसी अदर कानून भी इनसे रिलेट अगर आपने बनाया तो उनको चैलेंज नहीं किया जाएगा। ऑल्सो जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस उन्हीं को प्रोटेक्ट किया जा सकता है जो इन लॉज को लागू करवाने के लिए किए गए थे। नेक्स्ट आता है डिक्लेरेशन मेड सो फार, अभी तक कितनी नेशनल इमरजेंसी लग चुकी हैं, तो इस केस के अंदर 3 बार लग चुकी हैं, एक 1962 के अंदर, एक 1971 के अंदर और एक बार लगी थी 1975 के अंदर। फर्स्ट प्रोक्लेमेशन जो हुई थी अक्टूबर 1962 के अंदर हुई थी जब यहाँ पे चाइना की वॉर हुई थी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एजेंसी के अंदर, जिसे भी अरुणाचल प्रदेश बोला जाता है, और ये रही थी कब तक, जनवरी 1968 तक। उसके बाद में एक फ्रेश प्रोक्लेमेशन
की ज़रूरत नहीं थी एट द टाइम ऑफ, क्योंकि इस टाइम पे 1965 के टाइम के बाद में कोई फ्रेश दोबारा से ऐसा नहीं कि प्रोक्लेम की गई थी इमरजेंसी, ये चल रही थी तो यही चलती रही थी कब तक, 1962 से लेके 1968 तक, और बीच में एक वॉर भी होगी पाकिस्तान के साथ हमारी 1965 में, तो इमरजेंसी में एक वॉर और भी होगी। सेकेंड प्रोक्लेमेशन हुई थी 1971 के अंदर, जब हमारी पाकिस्तान ने हम पर अटैक किया था, और यहाँ पे इवन व्हेन दिस इमरजेंसी इज एन ऑपरेशन, ये ऑपरेशन में थी इमरजेंसी, उसी टाइम पे ही तीसरी इमरजेंसी लगा दी गई थी 1975 के अंदर। तो सेकंड और थर्ड दोनों को फिर बाद में हटाया गया था मार्च 97 में, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि उस टाइम पे दूसरी इमरजेंसी भी जब एक चल रही हो तब हम लगा सकते हैं, जैसे इंदिरा गांधी जी ने किया था 71 में लगी हुई थी, 75 में यहाँ पे इन्होंने एक और लगा दी 77 तक, ठीक है। फर्स्ट टू प्रोक्लेमेशंस जो थी 1961 और 71 की, वो उनका ग्राउंड था एक्सटर्नल एग्रेशन, बट 1975 वाले का ग्राउंड क्या था, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। इसीलिए तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सर्टेन पर्सन और यहाँ पे कुछ लोगों को इन्होंने यहाँ पे लोगों को पुलिस पकड़ के ले गई, जैसे बहुत सारे अभी इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी, तो जो विपक्षी दल के जो नेता थे उनको पकड़ के पुलिस ले गई, आर्म्ड फोर्सेस ने यहाँ पे अपने ड्यूटीज डिस्चार्ज की, नॉर्मल फंक्शन, और उनको जेल के अंदर काफ़ी टाइम तक, पूरी इमरजेंसी तक उनको जेल में बंद रखा, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इसको एक कंट्रोवर्शियल माना जाता है, काफ़ी ज़्यादा इसका क्रिटिसिज्म हुआ था और बोला गया था कि यहाँ पे सेंट्रल ने काफ़ी मिसयूज़ किया है इमरजेंसी पावर्स का। और फिर जब इलेक्शन हुए थे 1975 में, तो इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट को काफ़ी हार झेलनी पड़ी थी और जनता पार्टी पावर के अंदर आ गई थी, और उन्होंने फिर बाद में बिठाया था शाह कमीशन इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि जो कौन कौन से सर्कमस्टांसिस में वारंटेड द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी किस केसेस में हो सकते हैं, और जो कमीशन ने सेटिस्फाई किया कि द कमीशन डिड नॉट जस्टिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, और कमीशन यहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर पाई थी कि इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी, और 44th अमेंडमेंट एक्ट उसके बाद में लाया गया और इंट्रोड्यूस किया, बहुत सारे सेफ गार्ड लगा दिए कि ताकि इमरजेंसी प्रोविजंस का मिसयूज़ ना किया जाए। तभी हम देखते हैं कि 44th अमेंडमेंट में बहुत सारे अच्छे प्रोविजन है जिससे कि यहाँ पे मिसयूज़ ऑफ इमरजेंसी को रोका गया है। नेक्स्ट आता है प्रेसिडेंट रूल। अब प्रेसिडेंट रूल कब लगाया जाता है, ग्राउंड्स ऑफ इम्पोजिशन, क्या ग्राउंड्स, किन ग्राउंड्स पे लगाया जाता है। आर्टिकल 355 के अंदर यहाँ पे एक ड्यूटी दी गई है सेंटर को कि वो जो इंश्योर करे कि जो गवर्नमेंट है, हर एक सरकार स्टेट गवर्नमेंट जो हैं वो क्या कॉन्स्टिट्यूशंस के मुताबिक चल रहे हैं, उनको मतलब सेंटर को ड्यूटी दी गई कि वो स्टेट्स में ये देखें कि क्या सभी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चल रहे हैं। इसी ड्यूटी को मद्देनज़र रखते हुए सेंटर यहाँ पे टेक ओवर कर लेता है गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट को, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं चल रहे हैं स्टेट्स, तो चलो ठीक है, हम ही यहाँ पे खुद इनके ऊपर कंट्रोल करते हैं और हम ही अब इनका गवर्नमेंट चलाते हैं। तो जिसके यहाँ पे आर्टिकल 356 के अंडर फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का हवाला देते हुए प्रेसिडेंट रूल उस स्टेट के ऊपर लगा दिया जाता है, जिससे बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। अब प्रेसिडेंट रूल जो प्रोक्लेम किया जाता है अंडर आर्टिकल 356, उसके दो ग्राउंड्स होने चाहिए। वन मेंशन्ड है आर्टिकल 356 के अंदर और दूसरा दिया गया है 365 के अंदर। अब आर्टिकल 356 के अंदर क्या बोला गया है, ओके, तो आर्टिकल 356 क्या कहता है, ये बोलता है कि प्रेसिडेंट इशू कर सकता है इस घोषणा की कि वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा अगर वो सेटिस्फाइड हो कि कंडीशन या सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि गवर्नमेंट जो स्टेट की है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के हिसाब से नहीं चल रही है। प्रेसिडेंट यहाँ पे या तो अपनी मन मुताबिक ऐसा एक्ट करता है या फिर वो रिपोर्ट उसको मिली होती है, गवर्नर उनको रिपोर्ट भेजता है कि ठीक है ये यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी के हिसाब से स्टेट नहीं चल रही है, तो प्रेसिडेंट आप यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल प्रोक्लेम कर दीजिए, ठीक है। तो उस केस में आर्टिकल 356 के अंडर प्रेसिडेंट रूल जो है स्टेट के अंदर लगाया जाता है। नेक्स्ट आती है आर्टिकल 365। इसमें क्या बोला गया है, यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर कोई भी स्टेट यहाँ पे सेंटर की डायरेक्शन को कंप्लाई नहीं करता, मतलब सेंटर ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उनके अनुसार कार्य नहीं करता, तो ये लॉफुल है, ये वाजिब है कि प्रेसिडेंट यहाँ पे ऐसी सिचुएशन यहाँ पे उसको लगता है कि ये ऐसी सिचुएशन बन चुकी हैं कि जो गवर्नमेंट है स्टेट की प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है कि या तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं चल रही हैं या सेंटर के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन नहीं कर रही हैं, तो वो गवर्नर की रिपोर्ट पे या खुद स्वायत्त से यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। अब पार्लियामेंट्री अप्रूवल मिलना या ड्यूरेशन कितने दिन तक रहती है, तो वो कैसा है, प्रोक्लेमेशन जो इम्पोज की जाती हैं प्रेसिडेंट रूल की, उसको भी यहाँ पे
अप्रूव करवाना पड़ता है हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के अंदर। ये 2 मंथ्स का टाइम पीरियड है, जैसे उसमें कम कर दिया, यहाँ पे 2 मंथ्स ही हैं जिस दिन से इशू की गई है। अगर प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इशू हुई है जिस टाइम पे कि लोकसभा यहाँ पे डिसॉल्व हो गई है या लोकसभा भंग हो चुकी है, तो यहाँ पे जो ये 2 मंथ्स का टाइम है विदाउट अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन, तो यहाँ पे प्रोक्लेमेशन सर्वाइव करती है अनटिल तब तक जब 30 डेज होते हैं फर्स्ट सिटिंग ऑफ, सेम उसी के जैसे फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा आफ्टर इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन, राज्यसभा के टाइम, राज्यसभा से उस टाइम पीरियड में वो पास हो जाने चाहिए। अगर अप्रूव्ड हो जाती हैं दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के अंदर, तो प्रेसिडेंट रूल जो होता है कंटिन्यू रहता है 6 मंथ्स के लिए, ठीक है, फॉर द 6 मंथ। इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं मैक्सिमम 3 ईयर्स के लिए। इसको एक्सटेंड, जैसे उसको बोला था कि एक्सटेंड कितने भी टाइम तक कर सकते हैं, बार बार आपको प्रूव करवाना पड़ेगा हर एक 6 महीने में, बट यहाँ पे बोला है कि इसको एट लास्ट 3 सालों तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं। हाउएवर अगर डिसोल्यूशन हो चुकी है लोकसभा की विद इन दिस 6 मंथ्स विदाउट अप्रूविंग, तो फिर हम देखते हैं कि 30 डेज तक लेती है जब लोकसभा नहीं कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है, और उस टाइम पीरियड में राज्यसभा से वो पास हो जाना चाहिए। हर एक रेजोल्यूशन जो अप्रूव कराता है प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, तो उसे दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से सिंपल मेजॉरिटी, जैसे उसमें स्पेशल मेजॉरिटी लगी थी, यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी एंड दैट इज मेजॉरिटी ऑफ मेंबर ऑफ हाउस प्रेसिडेंट वोटिंग से पास होना पड़ता है। 44th अमेंडमेंट 1978 में इंट्रोड्यूस किया एक नया प्रोविजन, और यहाँ पे ये बोल दिया कि पावर है जो पार्लियामेंट की, वहाँ पे रेस्ट्रेन कर दिया कि जो पावर ऑफ पार्लियामेंट है टू एक्सटेंड प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल बियॉन्ड 1 ईयर, यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया कि पहले वहाँ पे लिखा हो गया था कि 3 साल के लिए, अब यहाँ पे लिख दिया कि सिर्फ 1 साल के लिए ही एक्सटेंड हो सकता है, 1 साल तक के लिए प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। इसको हाँ 6 महीने तक और एक्सटेंड कराया जा सकता है, पर उसके लिए 2 कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, या तो जो प्रोक्लेमेशन है या उस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी चल रही हो तो ये एक्सटेंड हो सकती है और 6 महीने के लिए, या इलेक्शन कमीशन ये बोल दे कि यहाँ पे जनरल इलेक्शन करवाने जो हैं वो इतने वाजिब या काफ़ी डिफिकल्टी आ रहे हैं, इलेक्शन करवाने में इलेक्शन नहीं हो पा रहे ठीक ढंग से, तो यहाँ पे ये और 6 महीने हो सकते हैं, पर इसका टाइम पीरियड मेनली 1 साल के लिए रख दे कि 1 साल के लिए आप एक्सटेंड, 1 साल तक ये प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल रहता है। अब जो प्रेसिडेंट रूल है उसको रिवोक कौन करता है, उसको हटाता कौन है, प्रेसिडेंट ही हटाता है, अपने नेक्स्ट एक नई घोषणा करता है और उनको हटा देता है। ये जो प्रोक्लेमेशन होता है इसको कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल, जैसे उसको भी कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं थी। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं प्रेसिडेंट रूल लगाने के, क्या यहाँ पे उसके बाद में जो परिणाम क्या होते हैं प्रेसिडेंट रूल लगाने पे, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट यहाँ पे देखते हैं कि एक्वायर्ड कर लेता है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, उसके पास आ जाती हैं जब स्टेट के अंदर कहीं पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। ये प्रेसिडेंट जो होता है उनके फंक्शन जो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के वो अब टेकअप कर लेता है, टेक ओवर कर लेता है, और पावर जो पावर वेस्टेड होती है गवर्नर की उसको टेकअप कर लेता है, और भी जो एग्जीक्यूटिव है सारी पावर किसके हाथ में आ जाती है, प्रेसिडेंट। तो उससे बोलते हैं ना प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट यहाँ पे डिक्लेयर कर सकता है कि पावर जो है स्टेट लेजिस्लेचर की वो अब एक्सरसाइज किसके द्वारा की जाएगी, पार्लियामेंट के द्वारा। ये ही कैन टेक ऑल नेसेसरी, प्रेसिडेंट और भी कुछ नेसेसरी स्टेप ले सकते हैं इंक्लूडिंग सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू एनी बॉडी अथॉरिटी इन द स्टेट, कि किसी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सस्पेंड कर सकता है, किसी भी बॉडी या अथॉरिटी को सस्पेंड कर सकता है, और यहाँ पे पूरी पावर एग्जीक्यूटिव पावर उसके हाथ के अंदर आ सकती है, लेजिस्लेचर की पावर पार्लियामेंट को सौंप सकता है। देयरफॉर जब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होता है स्टेट के अंदर, तो प्रेसिडेंट डिसमिस भी कर सकता है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो हेडेड होती है सीएम से, ठीक है। तो यहाँ पे बोलते हैं ना कि सस्पेंड कर सकता है किसी भी बॉडी हो, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट डिसमिस कर सकता है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी। द स्टेट गवर्नर, अब यहाँ पे स्टेट गवर्नर ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पूरा संभालता है, विद द हेल्प ऑफ चीफ सेक्रेटरी की हेल्प से वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है। दिस इज द रीजन, इसी रीजन के कारण आर्टिकल 356 को मेनली बोला जाता है कि प्रेसिडेंट का रूल, कि अब सीएम का कोई रूल नहीं है, प्रेसिडेंट रूल करेगा, बिहाफ ऑफ किसी के भी करवा ले, कि वो गवर्नर के बिहाफ पे करवा ले, वो उसका हेल्प ले, चीफ सेक्रेटरी बिहाफ कुछ भी, बट रूल इज ऑफ प्रेसिडेंट। फर्दर प्रेसिडेंट या सस्पेंड और डिसॉल्व कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली को। पार्लियामेंट पासिस द स्टेट लेजिस्लेटिव बिल एंड स्टेट बजट, तो उस केसेस में पार्लियामेंट पास करेगी स्टेट लेजिस्लेटिव बिल्स को और स्टेट के बजट को, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने डिसॉल्व कर ली लेजिस्लेटिव असेंबली। अब स्टेट लेजिस्लेचर इज द सस्पेंडेड, और कब किस केसेस के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर को सस्पेंड या डिसॉल्व किया जाता है,
तो अब यहाँ पे कि सॉरी, यहाँ पे ये लिखा है कि जब स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड हो जाती हैं तब क्या होता है। व्हेन जब स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड हो जाती हैं तो क्या पावर सारी किसके पास आ जाती है? पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है, या फिर पार्लियामेंट किसी अदर अथॉरिटी को भी ये पावर दे सकते हैं कि वो अब स्टेट्स के लिए कानून बनाएंगी। पार्लियामेंट या कोई अदर डेलीगेशन, यहाँ पे द प्रेजिडेंट और एनी अदर स्पेसिफाइड अथॉरिटी यहाँ पे कानून बनाती हैं, उनके पास ये पावर होती है और इम्पोज करती हैं ड्यूटीज ऑन द सेंटर एंड इट्स ऑफिसर। ये और ये सारी ड्यूटीज कौन निभाता है? ये सेंटर के ऑफिसर्स ये सारे ड्यूटीज निभाते हैं। उस टाइम पे प्रेसिडेंट ऑथोराइज कर सकता है, द प्रेसिडेंट कैन ऑथोराइज व्हेन द लोकसभा इज नॉट इन सेशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द स्टेट कंसोलिडेटेड फंड। जब लोकसभा सेशन के अंदर ना चल रही तो प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी होती है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है वो जो है स्टेट का उससे जो एक्सपेंडिचर वगैरह करना है वो सारा प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। प्रेसिडेंट अगर पार्लियामेंट सेशन के अंदर नहीं चल रही हैं तो गवर्नेंस ऑफ स्टेट के लिए कोई भी ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकता है। ठीक है, तो लेजिस्लेचर को भंग करने के बाद में मतलब सारी एग्जीक्यूटिव मशीनरी और लेजिस्लेटिव मशीनरी सारी प्रेसिडेंट के पास होगी। और यहाँ पे देखते हैं कि प्राइवेट पर्स जो फाइनेंस है उनका कंसोलिडेटेड फंड है वो भी प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाता है। तो सब पावर्स आ जाती है प्रेसिडेंट के हाथ में। अब कंपेयर करें नेशनल इमरजेंसी को प्रेसिडेंट रूल से, तो कंपेरिजन यहाँ पे किया गया आर्टिकल 352 का आर्टिकल 356 के साथ में, जो ऑलरेडी आपको सब पता है कि ये प्रोक्लेम्ड तब होती है जब सिक्योरिटी ऑफ इंडिया पे बात आ जाए, कोई लड़ाई हो जाए, कोई युद्ध हो जाए, एक्सटर्नल वार है, आर्म्ड रिबेलियन। और ये किस केस में होते हैं? जब कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी के हिसाब से जो स्टेट है वर्क नहीं करता। इस टाइम के पीरियड में इसके जो ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन जो स्टेट्स की एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर ये कंटिन्यूसली फंक्शन करती है नेशनल इमरजेंसी में। बट इस केस के अंदर यहाँ पे इनको या तो सस्पेंड कर दिया जाता है या डिसॉल्व कर दिया जाता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करता है स्टेट को थ्रू द गवर्नर, या पार्लियामेंट उसके लिए कानून बनाती है। इन ब्रीफ हम बोल सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर जो है वो एज्यूम कर लेता है सेंटर। इस केस के अंदर नेशनल इमरजेंसीज के केस के अंदर अंडर दिस पार्लियामेंट कानून बना सकती है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर ओनली बाय इटसेल्फ, एंड दैट इट इज कैन नॉट डेलीगेट द सेम टू एनी अदर बॉडी। मतलब वो खुद बनाती है, पार्लियामेंट खुद कानून बनाती है, ना कि कोई अथॉरिटी बनाती है। पर हम देते इस केस में प्रेसिडेंट वाले केस में हम प्रेसिडेंट रूल के केस में कोई अदर अथॉरिटी को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है कि जो स्टेट के लिए क्या होगी, कानून बनाएंगी। और यहाँ पे सो फॉर द प्रैक्टिस हैज बीन प्रेसिडेंट मेक लॉज इन द स्टेट इन द कंसल्टेशन विद द मेंबर्स ऑफ अ पार्लियामेंट फ्रॉम द स्टेट। और ये जो कानून बनाए जाते हैं इस टाइम पे इन्हें बोला जाता है प्रेसिडेंट एक्ट्स बोला जाता है। देयर इज एन कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं होता इसके ऑपरेशन के लिए, और यहाँ पे हमने बोल दिया 3 साल और उसके बाद हमने 1 ईयर। देयरफॉर यहाँ पे ये इसका एंड हो जाता है जब नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी दोबारा से रीस्टोर हो जाती है, दोबारा से नई इलेक्शन हो जाते हैं, नई बॉडी आके बैठ जाती है, नया सरकार बन जाती है। इस केस के अंदर नेशनल इमरजेंसी के केस के अंदर जो अंडर दिस रिलेशनशिप होता है जो सेंटर का स्टेट के साथ में, वो कुछ मॉडिफाइड होता है। बट इस केस के अंदर हम देखते हैं अंडर दिस रिलेशनशिप ऑफ द ओनली स्टेट अंडर इमरजेंसी, वही स्टेट जिसके अंदर इमरजेंसी लगाई जाती है उसके साथ मॉडिफिकेशन ये होता है, ना कि सभी स्टेट्स के लिए। यहाँ पे सेंटर और स्टेट्स के पूरे रिलेशन ही मॉडिफाई हो जाते हैं। हर एक एवरी रेजोल्यूशन जो पार्लियामेंट में अप्रूव करता है प्रोक्लेमेशन, तो वो उसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना पड़ता है। यहाँ पे बात करिए सिंपल मेजॉरिटी से पास होना पड़ता है। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी अफेक्ट करता है। नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल जो है कोई इफेक्ट नहीं करता है फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन पे। जो नेशनल इमरजेंसी है लोकसभा पास करती है उसको रिवोक करने के लिए, यहाँ पे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ये प्रेसिडेंट के द्वारा ही रिवोक हटाई जाती है। इस समय जो पार्लियामेंट जो प्रेसिडेंट रूल के समय जो कानून बनाती हैं पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट के द्वारा, वो ऑपरेटिव रहते हैं प्रेसिडेंट रूल के बाद में भी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे जो कानून बनाए गए मेंटेन करने के लिए लॉ इन्फोर्स को, वो यहाँ पे ये नहीं कि जब तक कि लागू रहेंगे जब तक कि प्रोक्लेमेशन रहेंगी। बट हाँ, इतना हो सकता है कि उनको बाद में रिपील कर दिया जाए या उनमें कुछ चेंजेस कर दिए जाए, या फिर उनको दोबारा से लागू करवा दिया जाए नई स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। यहाँ पे ये नोट करने की बात है कि प्रेसिडेंट यहाँ पे एज्यूम नहीं कर सकता, कैन नॉट एज्यूम टू हिमसेल्फ द पावर वेस्टेड इन कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट और सस्पेंड द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे पार्लियामेंट, यहाँ पे जो हाई कोर्ट को दी गई पावर है वो खुद एज्यूम नहीं कर सकता, ना ही उनकी पावर्स को सस्पेंड कर सकता है। इसका मतलब
मतलब ये हुआ कि जो पावर फंक्शन कंसर्न टू द स्टेट हाई कोर्ट्स हैं वो वैसे की वैसे ही रहते हैं चाहे प्रेसिडेंट रूल लगा हो, क्योंकि हमने देखा है कि फंडामेंटल राइट को सस्पेंड नहीं करते, तो फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होते मतलब कि यहाँ पे जो कोर्ट का दबदबा है वो सेम टू सेम वैसा ही बना रहता है, उसके पावर्स एंड फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब यूज़ ऑफ आर्टिकल 356 कब कब ये लागू किया गया? 1950 से लेके अभी तक अगर बात करें तो 100 बार स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। अगर बात करें एवरेज ट्वाइस अ ईयर, हर एक साल 2 बार लगता है किसी ना किसी स्टेट में। फर्दर ऑन अ नंबर ऑफ ओकेजन प्रेसिडेंट रूल जो है इम्पोज करता है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट रूल है अपनी मनमर्जी से लगा दिया जाता है, कोई ज़्यादातर ये इनके रीजन जो होते हैं पॉलिटिकल और पर्सनल रीजन की वजह से। हम देखते हैं कि नई सरकार बन के आती है सेंटर में, तो जो पुराने उनकी जो विरोधी सरकार है जहाँ पे होती है वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। हेंस आर्टिकल 356 हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एंड मोस्ट क्रिटिसाइज्ड प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का। फॉर द फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल अगर इम्पोज किया गया था तो वो पंजाब में किया गया था 1951 के अंदर। अगर अभी तक बात करें तो यहाँ पे सभी स्टेट्स के अंदर जो है प्रेसिडेंट रूल लग चुका है, किसी में 1 बार और किसी में 2 बार, किसी में ज़्यादा। डिटेल इनकी दी गई है टेबल के अंदर, वो हम आगे स्टडी करेंगे। जब जनरल इलेक्शन हुए थे 1977 के अंदर, आफ्टर इंटरनल इमरजेंसी, द रूलिंग कांग्रेस पार्टी जब यहाँ पे हार चुकी थी और जनता पार्टी पावर के अंदर आई थी, तो जो नई पार्टी बन के आई थी जो मोरारजी देसाई के हेड थे इसमें, तो यहाँ पे इन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था उन 9 स्टेट्स के अंदर जहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो वो 9 स्टेट्स थे कौन कौन से? वो 9 स्टेट्स से लाइक दे आर राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, हिमाचल, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और हरियाणा। यहाँ पे इन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया ऑन द ग्राउंड्स की यहाँ पे जो असेंबलीज हैं इन स्टेट में, यहाँ पे नो लॉन्गर रिप्रेजेंट द विशेज ऑफ इलेक्टोरेट, की वो इलेक्टोरेट जो वोटर्स हैं उनकी विशेज को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं, मतलब कुछ भी बहाना बना के उन्होंने वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। और फिर दोबारा से कांग्रेस पार्टी जब पावर में आई 1980 में, तो उन्होंने उन्हीं ग्राउंड को सेम बहाना बनाते हुए और उन 9 स्टेट के ऊपर जहाँ पे अब जनता दल की गवर्नमेंट थी वहाँ पे उन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। सेम राजस्थान, एमपी, पंजाब, ओडिशा, यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के अंदर। 1992 के अंदर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया 3 बीजेपी रूल स्टेट के अंदर, मध्य प्रदेश, हिमाचल और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के द्वारा ऑन द ग्राउंड की यहाँ पे जो ऑन द ग्राउंड दैट दे वर नॉट इम्प्लीमेंटिंग सीरियसली द बैन इम्पोज ऑन द सेंटर ऑन रिलीजियस। जैसे इन्होंने ये बोला कि जो सेंटर के द्वारा और यहाँ पे डायरेक्शंस दी गई थी कि आपको रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर बैन था, कि रिलीजियसली कहीं पे भी इकट्ठा होना, उनके लिए कुछ जो होता है ना कि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, उनके ऊपर बैन लगाया गया था ऑर्गेनाइजेशन बनाने में। तो यहाँ पे इनके ऊपर इसीलिए यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाएगा कि ये जो स्टेट है इनमें यहाँ पर जो कांग्रेस का जो यहाँ पे जो सेंटर का जो दिशा निर्देश है उसके हिसाब से कार्य नहीं कर रहे। यहाँ पे इसके बाद में हम देखते हैं कि लैंडमार्क जजमेंट था बोमई केस सुप्रीम कोर्ट के लिए, की वैलिडिटी। अब यहाँ पे बोमई केस जहाँ जिसमें हमने बताया था कि प्रेसिडेंट रूल लगाना सही है या गलत है, कि वैलिड है कि नहीं है, तो इसके यहाँ पे इसको अपहेल्ड किया गया और बोला गया कि ठीक है, वैलिडिटी ऑफ दिस प्रोक्लेमेशन ऑन द ग्राउंड दैट की बेसिक फीचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो यहाँ पे इन्होंने भंग किया है। बट द कोर्ट डिड नॉट अपहोल्ड द वैलिडिटी ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ, यहाँ पे इन्होंने अपहोल्ड कर दिया कि हाँ ठीक है, यहाँ पे ये जो यहाँ पे इन्होंने जो बैन लगाया वो बिल्कुल सही है और बैन लगाना भी सही था, और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट्स के अंदर लगाया है वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे जो ये स्टेट थे यहाँ पे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हो रही थी। क्योंकि ये बात कब की हो रही है? ये बात तब की हो रही है जब बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ था अयोध्या के अंदर, तो बहुत ज़्यादा दंगे फैल गए थे स्टेट्स के अंदर, और यहाँ पे बीजेपी लेड यहाँ पे रूल्ड ये स्टेट से, मध्य प्रदेश, हिमाचल, यहाँ पे अभी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस थी वो हो रही थी, तो इस वजह से यहाँ पे जो था प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। बट यहाँ पे जब नेक्स्ट यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया 1988, 1989 और 1991 के अंदर, इनको यहाँ पे सरकार ने वैलिड, जो सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड नहीं माना। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जब रिप्लाई किया क्रिटिक्स को कि जब इन्होंने ये इमरजेंसी प्रोविजन डाले थे तो बहुत सारे लोग
अम्बेडकर जी के खिलाफ थे कि आपने ये इमरजेंसी प्रोविजन क्या डाले हैं, ये बहुत गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे बी आर अम्बेडकर जी ने ये बोला था कि ठीक है, ये इसको आप एक डेड लेटर की तरह मान सकते हो और इसको यूज करना चाहिए जब लास्ट रिपोर्ट हो, मतलब कि बोलते हैं कि एक डेड लेटर, मतलब इसका कोई वैल्यू अभी, मतलब डेड जो हमारे पास पावर है, पर उसको पावर को मत समझो कि ये पावर है, इसे तब यूज करना चाहिए एक लास्ट रिजोर्ट के अंदर। तो यहाँ पे इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो इन्होंने भी मतलब यहाँ पे अम्बेडकर जी को भी मालूम था कि इससे जो सरकारें हैं, जो सेंटर के अंदर पावर के अंदर होती हैं, वो इसका मिसयूज़ कर सकती हैं। बट ये इमरजेंसी प्रोविजन डालने भी ज़रूरी थे देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे इसके अंदर ये स्पीच वो लिखी हुई है। हाउएवर बहुत सारे सब्सिक्वेंट इवेंट के अंदर उन्होंने ये बोला कि ये एक डेड लेटर की तरह आप समझिए, बट वो डेड लेटर बाद में अब क्या गया, एक डेडली वेपन बन गया था। हर एक जो पावर के अंदर सरकार है उनके लिए ये डेडली वेपन बन गया था। तो एच.वी. कामत जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने वो ये बोला कि अंबेडकर जी तो डेड हो गए हैं, बट उनके जो आर्टिकल्स हैं अभी भी अलाइव हैं। मतलब जो है सत्ता में आने वाले पावर्स में जो आने वाली पार्टियां हैं, उन्होंने उसको डेड लेटर नहीं समझा, वो अलाइव बने हुए हैं और उसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा किया गया। अब स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, क्या जुडिशियल रिव्यू मतलब उसकी क्या स्कोप है इन आर्टिकल इमरजेंसी प्रोविजंस को लेके। तो 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 में यहाँ पे मेड द सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मेड यहाँ पे क्या लिखा गया, सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है, प्रेसिडेंट अगर यहाँ पे खुश है, ये मानता है कि यहाँ पे इमरजेंसी लगाई जानी चाहिए, तो यहाँ पे हम नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। आर्टिकल 356 फाइनल होता है, कंक्लूसिव होता है, मतलब प्रेसिडेंट अगर इस बात को सही मानता है और उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट में। बट 44th अमेंडमेंट एक्ट में ये बोला गया कि प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन जुडिशियल रिव्यू के ऊपर नहीं है कि प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड हो गया, जुडिशियल रिव्यू फिर भी उसका हो सकता है। बोमई केस के अंदर यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट रूल स्टेट अंडर द आर्टिकल 356 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ वर्डिक्ट दिए थे, जो मैंने पहले ही आपको ये करवा दिए गए हैं कि प्रेसिडेंट की प्रोक्लेमेशन जो प्रेसिडेंट रूल है उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। सेटिस्फेक्शन जो प्रेसिडेंट की है इज बेस्ड ऑन अ रिलेवेंट, कोई रिलेवेंट मटेरियल पे सेटिस्फाइड, ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया तो वो सेटिस्फाइड हो गया, नहीं, कोई रिलेवेंट मटेरियल होना चाहिए, जो एक्शन होना चाहिए प्रेसिडेंट का वो स्ट्रक डाउन बाय द कोर्ट, एंड वो उसको मतलब कोर्ट को बताना चाहिए। एंड इफ इट्स अगर कोर्ट को ये रिलेवेंट लगे तो वो होना चाहिए, और अगर इररिलेवेंट लगे तो फिर वो इमरजेंसी हटनी चाहिए। बर्डन होना चाहिए लाइज ऑन अ सेंटर टू प्रूव द रिलेवेंट मटेरियल, अब बर्डन है सेंटर के ऊपर कि वो रिलेवेंट, भाई किस बयां पे आपने ये इमरजेंसी, वो रिलेवेंट कोई वाजिब चीज़ तो बचाइए, तो जस्टिफाई किया आपने ये प्रेसिडेंट रूल क्यों लगाया। कोर्ट कैन नॉट गो इन टू द करेक्टनेस ऑफ द मटीरियल और इट्स एडिक्वेटी, बट यहाँ पे कोर्ट ये देखते हैं कि क्या रिलेवेंट है, ये नहीं देखता कि ये चीज़ सही है या गलत है, कि बाद में होने वाले इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, कि भी हमने सही लगाई थी या गलत लगाई थी। आपको पहले ये बताना जरूरी है कि आपने लगाई क्यों थी। कोर्ट यहाँ पे होल्ड करते हैं कि प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंटल प्रोक्लेमेशन है टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यहाँ पे इनवैलिड इफ इट हैज अ पावर टू रिस्टोर एंड डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट एंड रिवाइव द स्टेट लेजिस्लेचर फैमिली इट वाज सस्पेंडेड और यहाँ पे अगर कोर्ट बोल दे कि ये जो प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंटल प्रोक्लेमेशन जो लगाई गई है स्टेट्स के अंदर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड है, तो उसके बाद में जो स्टेट गवर्नमेंट उन्होंने डिसमिस करी थी वो दोबारा से रिवाइव हो जाती है। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली शुड बी डिसॉल्व ओनली, ये स्टेट लेजिस्लेटिव तब भी सिर्फ डिसॉल्व होंगी जब पार्लियामेंट यहाँ पे अप्रूव कर दें प्रेसिडेंटल प्रोक्लेमेशन को। अगर यहाँ पे वो अप्रूव्ड नहीं हो पाते हैं तो वो दोबारा से रिवाइव हो जाती हैं। सेक्युलरिज्म इज वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्युलर मतलब कि हमारा धर्मनिरपेक्ष जो है, हम सेक्युलर हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट परसुइंग एंटी सेक्युलर प्रैक्टिस लाइबल एक्शन अंडर द आर्टिकल 357। तो हम ज़्यादातर देखते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट एंटी सेक्युलर एक्टिविटीज़ कर रही होती है तो वहाँ पे आर्टिकल जो है 356 लगा दिया जाता है। जैसे कि हमने देखा कि वहाँ पे उस टाइम पे बीजेपी लेड गवर्नमेंट जो एंटी सेक्युलर एक्टिविटीज़ कर रही थी, स्टेट जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बना रही थी कि यहाँ एक धर्म को उठा के भी, हिंदू धर्म को उठा के, तो वहाँ पे ये जो है प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। द क्वेश्चन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट लूजिंग द, हमें यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन उठे कि स्टेट गवर्नमेंट ने भाई अपना, जैसे हमने बोला था बुमई केस के अंदर कि स्टेट गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उसको कम से कम मौका दिया जाना चाहिए कि भाई वो अपनी जो है मेजॉरिटी को सिद्ध तो करें फ्लोर के ऊपर। अगर न्यू पॉलिटिकल पार्टी assume द पावर इन अ सेंटर, इट वुड बी हैव अथॉरिटी टू डिसमिस द मनी। अब ये नहीं है कि कोई नई पार्टी अगर बन के सेंटर के अंदर आई तो उसके पास ये पावर नहीं होनी चाहिए कि वो मिनिस्ट्रीज को, किसी भी मिनिस्ट्री को हटा दे, गवर्नर को हटा दे यहाँ पे, तो वो मिनिस्ट्रीज को नहीं हटा सकती। पावर अंडर आर्टिकल 356 इज एक्सेप्शनल पावर, ये एक्सेप्शनल पावर, ना कि इसको जब चाहे यूज कर लिया जाए। इसको तभी यूज करना चाहिए जब एट द लास्ट रिसोर्ट के लिए यूज करें, सिर्फ ओकेजनल मैटर्स पे यूज करना चाहिए। अब केस जो होते हैं प्रॉपर यूज या इम्प्रॉपर यूज, अब इसका क्या प्रेसिडेंट ये जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, क्या ये प्रॉपर यूज़ था या इम्प्रॉपर यूज़ था, तो इनके लिए कौन कौन से केसेस आए और उनको कैसे यहाँ पे सेटल किया गया। बेसिस ऑन अ रिपोर्ट ऑफ सरकार या कमीशन ऑन द सेंटर स्टेट रिलेशन, या सुप्रीम कोर्ट के बुमई केस के अंदर जो वर्डिक्ट आया था, उन सिचुएशंस को देखते हुए वहाँ पे एक्सरसाइज जो पार्ट किया जाता है 356 मतलब प्रेसिडेंट रूल जो लगाया जाता है, कुड बी प्रॉपर या इनप्रॉपर। तो इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट वुड बी प्रॉपर। अब यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि प्रॉपर किस केसेस में, ये अभी इतनी सारी कमीशन की रिपोर्ट को देख के, सेंटर स्टेट रिलेशंस की अदर ARC को देख के, यहाँ पे बोमई केस के वर्डिक्ट को देख के यहाँ पे ये बताया गया कि प्रॉपर यहाँ पे किस केसेस के अंदर होना चाहिए। जहाँ पे जनरल असेंबली के अंदर अगर किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली है, मतलब कोई हंग असेंबली बन गई है जहाँ पे जनरल इलेक्शंस के बाद में कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आई, तो ठीक है, वहाँ पे हम प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। जब पार्टी हैविंग अ मेजॉरिटी इन असेंबली, यहाँ पे अगर पार्टी कोई मेजॉरिटी में भी है असेंबली में, बट वो अपना मिनिस्ट्री नहीं फॉर्म कर पाई है, डिक्लाइंस टू फॉर्म अ मिनिस्ट्री, तो गवर्नर कैन नॉट फार्म अ कोalition, ना और फिर गवर्नर को जो कोalition पार्टीज़ हैं, जो गठबंधन वगैरह भी हैं, उनके अंदर भी कोई नहीं दिख रहा है कि जो यहाँ पे मेजॉरिटी अटेन करता है असेंबली में, तो उस केस में वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। जहाँ पे मिनिस्ट्री रिज़ाइन कर दे, ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री जो है रिज़ाइन कर दे आफ्टर अ डिफीट इन एन असेंबली एंड नो अदर पार्टी। अब ये असेंबली के अंदर मतलब कि वो जो मेजॉरिटी नहीं सिद्ध कर पाए फ्लोर के ऊपर, वो डिफीट हो जाए, तो और अगर कोई और दूसरी पार्टी भी यहाँ पे क्या है अपनी सरकार बनाने के लिए जो मेजॉरिटी में ना हो, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। जहाँ पे वहाँ वेयर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन टू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज, यहाँ पे अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और वो जो स्टेट है उसको डिसरिगार्ड करता है, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। इंटरनल सबवर्शन वेयर फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट इज डेलिबरेटली एक्टिंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे गवर्नमेंट खुद मन मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कार्य कर रही हो और कोई भी कानून ऐसा पारित कर रही हो जिससे उसके बाद में यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई मतलब कि वायलेंट रिवोल्ट हो जाए, कोई विद्रोह जैसी स्थिति पैदा हो जाए, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। फिजिकल ब्रेकडाउन, जहाँ पे एक फिजिकल ब्रेकडाउन हो जाए, जहाँ पे गवर्नमेंट अपनी विलफुली रिफ्यूजेस टू डिस्चार्ज, अपनी विल से यहाँ पे विलफुली यहाँ पे रिफ्यूज़ कर दें कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा ऑब्लिगेशन जो लगाई उनको रिफ्यूज़ कर दें, और जिससे कि स्टेट की जो सिक्योरिटी है वो खतरे में आ जाए, तो उस केस में यहाँ पे फिजिकल ब्रेकडाउन हो जाए या इंटरनल सबवर्शन हो जाए, तो उस केस में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। इम्पोजिशन होती है जो प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट वुड बी इम्प्रॉपर किस केस में हो जाती है, जहाँ पे मिनिस्ट्रीज रिज़ाइन कर दें, डिसमिस करवा दें कि आपने मेजॉरिटी सपोर्ट आपको नहीं मिली है, विदाउट उनको यहाँ पे विदाउट प्रोबिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग अल्टरनेटिव, कि एक मिनिस्ट्री ने यहाँ पे मेजॉरिटी रूज कर दी है पर गवर्नर ने यहाँ पे सीधा बोल दिया कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिए, विदाउट इतना देखे कि क्या कोई और पॉसिबिलिटी है, कोई अल्टरनेटिव सरकार बना सकता है, क्या कोलिशन पार्टीज़ यहाँ पे वो कर सकती हैं, तो ऐसे डायरेक्ट लगा दे प्रेसिडेंट रूल। जहाँ पे गवर्नर अपनी असेसमेंट से ही बोल दे कि यहाँ पे मिनिस्ट्रीज जो हैं अभी जो हैं असेंबली के अंदर उनके पास फुल सपोर्ट नहीं है, और वो प्रेसिडेंट रूल लगा दे विदाउट उन सरकार को यहाँ पे मौका दिए कि आप अपनी मेजॉरिटी को ऑन द फ्लोर प्रूव कीजिए, अपनी मर्जी से अगर गवर्नर ये निर्णय ले ले। जहाँ पे रूलिंग पार्टी मेजॉरिटी के अंदर हो, सपोर्ट इन द असेंबली हैज सफर्ड अ मासिव डिफीट इन अ जनरल इलेक्शन, अब जो पार्टी स्टेट के अंदर है, फुल मेजॉरिटी के अंदर है, उसको डिफीट मिल जाए लोकसभा के अंदर, लोकसभा के इलेक्शंस के अंदर वो हार जाए, जैसे 1977 के अंदर 1980 के अंदर हुआ था, तो उस केस के अंदर यहाँ पे अगर उस केस के अंदर उन स्टेट्स के अंदर इमरजेंसी लगा दी जाएगी, सेंटर में आई हुई सरकार वहाँ पे इमरजेंसी लगा दे, तो उस केस के अंदर
वो गलत हैं। इंटरनल डिस्टर्बेंसेज नॉट अमाउंटिंग टू द इंटरनल सबवर्शन और फिजिकल, अब जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेज यहाँ पे नॉट अमाउंट टू द, अब इंटरनल डिस्टर्बेंस के केस में यहाँ पे जो है इमरजेंसी लगा दी जाए। माल एडमिनिस्ट्रेशन इन अ स्टेट एलिगेशंस ऑफ, यहाँ पे अगर ऐसा बोले कि यहाँ पे करप्शन के चार्जेस हैं मिनिस्ट्री के खिलाफ तो वहाँ पे इमरजेंसी लगा दें। Where state government is not giving prior warning to rectify itself except in the case of extreme emergency leading to the disaster consequences, जहाँ पर states को पूरा इतना मौका ही ना दिया जाए, ना उनको वार्निंग दी जाए कि वो खुद को प्रूव कर सकें। यहाँ पे लास्ट इज द केस जहाँ पे जो सेंट्रल में बैठी हुई जो पार्टी है या पावर में जो सरकार है वो इंट्रा पार्टी प्रॉब्लम्स को लेके, अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेके स्टेट्स के अंदर इमरजेंसी लगा दे। ठीक है, तो ये हैं वेरियस प्रॉपर और इनप्रॉपर यूजेस ऑफ द इमरजेंसी, प्रेसिडेंट इमरजेंसी। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन किस ग्राउंड पे होता है? आर्टिकल 360 के अंदर ये लगाई जाती है। एम्पावर करती है, प्रेसिडेंट ही इसकी घोषणा करता है फाइनेंशियल, अगर वो सेटिस्फाइड हो कि सिचुएशन ऐसी राइज हो गई कि हमारी फाइनेंशियल जो स्थिति है वो गड़बड़ा गई है और हमारी जो है फाइनेंशियल हम इतने स्टेबल नहीं रहे, तो इस केस में ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी जाती है। आर्टिकल 38 अमेंडमेंट 1975 में बोला गया कि अगर प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन में ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है और फाइनल और कंक्लूसिव होते हैं, इसको कोर्ट के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। बट 44 अमेंडमेंट में ये बोला गया कि प्रेसिडेंट की विल जो है सेटिस्फेक्शन जुडिशियल रिव्यू के ऊपर नहीं है। पार्लियामेंट से अप्रूवल मिलना और ड्यूरेशन सेम वैसा का वैसा ही है, विद इन 2 मंथ्स इसको अप्रूव करवाना पड़ता है। अगर उस स्पीच में लोकसभा यहाँ पे भंग हो गई है तो उसके बाद में यहाँ पे ड्यूरिंग द period the 2 months without approving the proclamation, तो then until the 30 days from the first sitting जो है आफ्टर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ये रहती है। उसके बाद में राज्यसभा के मेन बार यहाँ पे पास होके आ जाने चाहिए। एक बार अप्रूव होने के बाद में फाइनेंशियल इमरजेंसी को कंटिन्यू किया जा सकता है कितने भी लंबे टाइम पीरियड तक, जब तक इसे हटाया ना जा सके। इसमें 2 चीज़ें आती हैं कि कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं है इसके ऑपरेशन का, दूसरा इसको रिपीटेडली पार्लियामेंट से बार बार अप्रूवल नहीं करवाना पड़ता, जैसे बाकी इमरजेंसीज को 6-6 महीने बाद में अप्रूवल करवाना पड़ता है। रेजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल कैन बी पास्ड आइदर हाउस ऑफ ए पार्लियामेंट ओनली बाय अ सिंगल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी से उसको पास करवा दो किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट से सिंपल मेजॉरिटी से, तो फिर ये प्रेसिडेंट वोटिंग कैन बी आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ओनली बाय सिंपल मेजॉरिटी, प्रेसिडेंट वोटिंग। प्रोक्लेमेशन जो होती है उसको रिवोक करने के लिए तो प्रेसिडेंट किसी भी टाइम पे इसको रिवोक हटा सकता है। ये जो प्रोक्लेमेशन है उसको कोई ज़रूरी नहीं कि पार्लियामेंट के अप्रूवल होना ज़रूरी है। इफेक्ट क्या पड़ते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसीज के? इफेक्ट ये पड़ते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है जो सेंटर की, वो डायरेक्ट कर सकती है किसी भी स्टेट को कि उसकी जो फाइनेंशियल प्रॉपर्टी है उसको देख सकती है, वहाँ पे जो उसको सफिशेंट लगे डायरेक्शंस दे सकते हैं प्रेसिडेंट स्टेट को। कोई भी ऐसी डायरेक्शंस दे सकते हैं कि आप यहाँ पे सैलरीज़ को रिड्यूस कर दें, मनी बिल को यहाँ पे रिजर्व कर सकते हैं और मनी बिल्स को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन से पास किया जाएगा लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के अंदर। प्रेसिडेंट इशू कर सकता है डायरेक्शन की सैलरीज़ को कम किया जाएगा जो यूनियन के अंदर काम कर रहे हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस को भी। इसलिए हम दे सकते हैं कि ऑपरेशन के टाइम, फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे सेंटर एक्वाइज का फुल कंट्रोल ओवर द स्टेट्स इन अ फाइनेंशियल मैटर, स्टेट के ऊपर फुल कंट्रोल हो जाता है फाइनेंशियल मैटर के अंदर। तो हृदयनाथ कुंजरू जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उन्होंने बोला कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो काफ़ी बड़ा थ्रेट है स्टेट की ऑटोनॉमी के ऊपर। और यहाँ पे इन्होंने बोला कि इसकी वजह से डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया और उन्होंने बोला कि ये जो आर्टिकल्स हैं व्हाट इज़ कॉल्ड नेशनल रिकवरी एक्ट और यूनाइटेड स्टेट 1993 विच गिव प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे इन्होंने यूनाइटेड स्टेट का मतलब हवाला देके बोलते थे कि ये इतने अच्छे जो कंट्रीज़ वर्क कर रही हैं तो वहाँ पे भी ये चीज़ें होती हैं, यहाँ पे भी ये सिमिलर प्रोविजंस हैं। प्रेसिडेंट यहाँ पे सिमिलर प्रोविजन इन ऑर्डर टू, अगर हमें डिफ़िकल्टी से निकलना है, जैसे उन्होंने ग्रेट डिप्रेशन से कैसे निकले थे तो वो इसी वजह से निकले, अगर हमारे साथ ऐसी कोई स्थिति पैदा हो जाती है तो हम भी इसी तरीके से ही निकल सकते हैं।
बट हमने फिर भी इमरजेंसी नहीं लगाई जब हमारे बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस में थे हम, हमें लोन लेना पड़ा भारी बैंकों से काफ़ी ज़्यादा, तो और हमने अपनी करेंसी भी डीवैल्यू करी थी, तो फिर भी हमने फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई। अब क्रिटिसिज्म इमरजेंसी प्रोविज़न, अब इसका बहुत ज़्यादा इमरजेंसी प्रोविज़न का क्रिटिसिज्म होता आया है हमेशा से। यहाँ पे ये माना जाता है कि कुछ जो मेंबर्स है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया। किस ग्राउंड पे? कि ये इससे फेडरल कैरेक्टर जो है यूनिटरी बन जाता है, पावर जो होती है स्टेट्स की वो सारी यूनियन के पास में आ जाती है, प्रेसिडेंट यहाँ पे एक डिक्टेटर की तरह कार्य करने लग जाता है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो जाती है स्टेट की, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, फंडामेंटल राइट्स वो तो मीनिंगलेस ही हो जाती है, उनको तो पूरा हटा ही देते हो इमरजेंसी के टाइम पे। तो एचवी कामत उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये एक जो सिंगल चैप्टर जो एक डाल दिया गया हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इससे हमारा जो संविधान है या हमारा जो देश है बिल्कुल एक तानाशाह रूल की तरह बन जाता है, एक पुलिस स्टेट या फिर पुलिस स्टेट जैसा ये बन जाता है। और इसके बाद में देखिए आप कुछ पढ़ सकते हो, केटी शाह ने भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया। अब यहाँ पे ये वो वाली जो स्टेट्स के बारे में लिखा गया है जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। आंध्र प्रदेश में कब लगाया? 1954-73 में, अरुणाचल में भी यहाँ पे 2 बार लग चुका, असम में 4 बार, बिहार में 8 बार लग चुका है, गोवा में 5 बार, गुजरात में 5 बार, हरियाणा में 3 बार, जम्मू कश्मीर में 7 टाइम्स, कर्नाटका में 6 टाइम, मध्य प्रदेश में 3 टाइम्स और मणिपुर में अराउंड 10 टाइम्स। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट टाइम्स में, किन पंजाब में 8 बार लग चुका है। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टेट्स के अंदर जो है प्रेसिडेंट रूल कभी ना कभी लग चुका है, यूनियन टेरिटरीज के अंदर भी। ठीक है, और यहाँ पे आर्टिकल्स लिखे गए हैं कि आर्टिकल्स जो है रिलेटेड टू द इमरजेंसी, आर्टिकल 352 इमरजेंसी लगाई जाती है। यहाँ पे इफेक्ट ऑफ द इमरजेंसी, 354 एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन रिलेटिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बाय प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ड्यूटी, यहाँ पे हमने बोला था ना कि ड्यूटी दी जाती है सेंटर को, जिसकी स्टेप तो वो देखता है कि इमरजेंसी लगानी चाहिए, ये ड्यूटी है। और फिर उसके यहाँ पे फेलियर अगर कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का हो जाए तो उसके बाद में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। आर्टिकल 357 के अंदर एक्सरसाइज करता है लेजिस्लेटिव पावर अंडर द प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर द आर्टिकल 356। 358 में सस्पेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये हमने 358 359 अच्छी तरह से पढ़ लिया है। 359 एक अमेंडमेंट आया था जिसमें एप्लीकेशन ऑफ दिस पार्ट टू द स्टेट ऑफ पंजाब, ये रिपील कर दिया गया बाद में। 360 प्रोविजन एज टू द फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो ये सारे हमने पढ़ लिए। अब यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स थे उनकी जो बात चल रही थी वहाँ पे इन्होंने ये बोल दिया कि ये काफ़ी ज़्यादा गलत है। टी कृष्णामाचारी ने भी यहाँ पे बोला कि फियर दैट, इन्होंने ये डर पैदा किया कि बाई मीन्स ऑफ दीज प्रोविजन प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव है वुड बी एक्सरसाइजिंग अ फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, वो एक टाइप की कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप के अंदर आ जाएंगे, ये हमें डर था। हिंदेन्द्रनाथ कुंजरू ने भी ये बोला कि इमरजेंसी फाइनेंशियल प्रोविजन है वो काफ़ी थ्रेट पैदा कर सकते हैं फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स को। हाउएवर यहाँ पे कुछ ऐसे थे जो साथ में भी थे इमरजेंसी प्रोविजन के, वो थे जैसे कि सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने, उन्होंने ये बोला कि ये लाइफ ब्रेथ है कॉन्स्टिट्यूशन की, अगर ये नहीं है तो हो सकता है कि हमारा पूरा देश ही खतरे में आ सकता है, संविधान खतरे में पड़ सकता है। महावीर त्यागी ने यहाँ पे बोला कि ये एक सेफ्टी वॉल्व की तरह, सेफ्टी के लिए डाला गया इसको। ठीक है, सेफ्टी वॉल के लिए, नहीं तो प्रेशर में हवा, प्रेशर कुकर में कभी भी प्रेशर कुकर फट भी सकता है। देयर बी हेल्ड बाय मेंटेनेंस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये मेंटेन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को डाला गया। डिफेंड करते हुए इमरजेंसी प्रोविजंस को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने माना कि हाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है इसके मिसयूज करने के लिए। उन्होंने बोला कि आई डिड नॉट ऑल टुगेदर डिनाई, मैं डिनाई नहीं करता हूँ कि इन आर्टिकल्स का मिसयूज नहीं कर सकते, पॉलिटिकल पर्पस के लिए पॉलिटिकल पार्टीज इसका मिसयूज कर सकती हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। आई थिंक कि आपको चैप्टर समझ में आ गया, मैंने आपको सारा अच्छी तरह से बता दिया है। प्रेसिडेंट रूल, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है। ठीक है, आई थिंक अच्छे से समझ में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इमरजेंसी को समझना। नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टडी करेंगे अबाउट द पार्ट 3 सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। Bye bye, take care and stay healthy, stay at home. Okay, bye bye.